yesterday we have covered on the basic concepts of GST on a very broad level overview of the entire GST, wherein we looked at various aspects of from the constitutional aspect, from the fundamental aspects, how the entire GST Council framework and the structure is. Today's discussion, as Rajesh sir has already mentioned, is another very important discussion, which is levy and supply under GST. Now, the moment we talk about levy and supply under GST, we need to understand that this is the heart and soul of GST law. This is the levy section. So today's discussion, what we would be doing is I would be taking it from the very basic aspect of levy and supply. And from there, I would take it to little bit of the deeper concepts to all of you. And we would also like to understand some issues that are there in levy and supply, so that you can understand in a practical sense how this is going to impact the taxpayers. So today's discussion, we will not limit our understanding only in the theoretical aspect. We will consider the practical understanding of levy and supply also. So I am getting a request from few participants to cover it in Hindi. I will try to do a mix. तो इसको हम mix रखेंगे Hindi and English, so that everybody can understand. Okay. Yeah. So now let's come to the fundamental taxing statute or taxing aspect. Now, when it comes to levy, what is levy? It is very important. What do you mean by the term levy? So, एक होता है taxable event. Levy is like a taxable event, which is the event upon happening of which the tax would get attracted. तो लेवी एक ऐसा इवेंट होता है जो इवेंट जब अकर होता है तो टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, जब सेंट्रल एक्साइज लॉ था तो सेंट्रल एक्साइज में लेवी वाज मैन्युफैक्चर, नॉट सेल. सेल पर लेवी नहीं था. सेंट्रल एक्साइज में लेवी वाज ऑन मैन्युफैक्चर. तो जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए आपके, तो आपकी लेवी तो अट्रैक्ट हो गई, आपका टैक्स तो अट्रैक्ट हो गया. हाँ, वो टैक्स कब पे करना है ये अलग डिस्कशन है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लेवी एंड कलेक्शन. तो लेवी जो है वो एक पॉइंट पर अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसको कलेक्ट कब करना है टैक्स, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ठीक है. तो जैसे सेंट्रल एक्साइज में अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए तो टैक्स आपका लेवी हो गया. सिमिलरली अगर आप सर्विस टैक्स देखो तो सर्विस टैक्स में लेवी क्या था? व्हाट वाज द लेवी इन सर्विस टैक्स लॉ? प्रोविजन ऑफ सर्विस. प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी लेवी अट्रैक्ट हो गई. अगर आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हो तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. जैसे आप इनकम टैक्स में देखो, इनकम टैक्स में लेवी किस चीज पर लगता है? अपॉन एक्रूअल ऑफ एन इनकम. तो जैसे आपकी इनकम एक्रू हुई तो ही इनकम टैक्स लगता है, लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं लग सकता आपको. करेक्ट. अगर कोई कंपनी के लॉसेस है, उनके इनकम नहीं है, तो देयर कैन नॉट बी इनकम टैक्स. तो लेवी की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि अगर लेवी नहीं है तो जीएसटी नहीं लग सकता है. जीएसटी कैन नॉट बी अट्रैक्टेड इफ देयर इज नो लेवी, एंड हेंस it is very important for us to understand the very fundamental and concepts of levy. तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो जिसमें 4 चीजें बोली गई है एक टैक्सेशन के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. प्लीज पे अटेंशन. 4 इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई है टैक्सेशन लॉ के बारे में. तो इसके जजमेंट का नाम है गोविंद सरन गंगा सरन. बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर क्या बोलता है कि ये 4 चीजें अगर नहीं है तो टैक्स लग ही नहीं सकता. जैसे एक होता है टैक्सेबल इवेंट यानी लेवी. जैसे अपने जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट उन्होंने बनाया है सप्लाई. सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट. अगर टैक्सेबल इवेंट एक्रू नहीं होता है, टैक्सेबल इवेंट अट्रैक्ट नहीं होता है, तो टैक्स लग ही नहीं सकता है. दूसरा होता है पर्सन, यानी अगर आप टैक्स लगाते हो तो आपको क्लियरली बोलना चाहिए कि कौन से पर्सन पर यह टैक्स लगेगा
on which person this tax liability is to be fastened, whether it is going to be A, B or C, supplier, recipient or any other agent. अगर आप क्लैरिटी से नहीं बता पाते हो कि हु इज द पर्सन हु मस्ट पे द टैक्स, या आप इनकरेक्ट पर्सन पर लेवी अट्रैक्ट करते हो जो कि लीगली वैलिड नहीं है, तो भी टैक्स अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। फोर्थ है रेट ऑफ टैक्स, यानी आप किस रेट पर टैक्स लगाना चाहते हो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए लॉ के अंदर। अगर किस रेट पर आप टैक्स लगाना चाह रहे हो उस पर क्लैरिटी नहीं है तो भी लेवी आपकी फेल हो जाती है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेजर एंड वैल्यू। किस वैल्यू पर आपको टैक्स लगाना है ये आपके लॉ के अंदर बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए। अगर आपके लॉ के अंदर क्लियरली लिखा नहीं है वैल्यू के बारे में, जस्ट बिकॉज वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज वैल्यू इज नॉट देयर, द लेवी फेल्स, व्हिच मींस द टैक्स कैन नॉट बी अट्रैक्टेड। सर्विस टैक्स में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था जहां पर उन्होंने बोला है कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन के केस में आपने वैल्यूएशन का मैकेनिज्म ही नहीं बताया है लॉ में। तो जब वैल्यूएशन का मैकेनिज्म ही नहीं बताया है, देयर कैन नॉट बी अ क्वेश्चन ऑफ लेविंग अ टैक्स। तो उसका इंटेंशन ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट ने रेट नहीं दिया या गवर्नमेंट ने पर्सन स्पेसिफाइड नहीं किया या वैल्यू नहीं बताई, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन उनको टैक्स लगाने का है ही नहीं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया है। तो ये चार चीजें जिनको कॉमनली 4 पिलर्स ऑफ द वेरी फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन भी बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब कभी हम क्लाइंट प्लेस पर हमारे कोई क्लाइंट का हम लिटिगेशन हैंडल कर रहे हैं या फिर उनके बिजनेस को हम रिव्यू कर रहे हैं जीएसटी एंगल से, हमें ये चार चीजों पर क्लैरिटी देखनी चाहिए कि भाई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने बोला है कि लेवी जीएसटी में सप्लाई के ऊपर है, तो इस पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि लेवी को कैसे डिफाइन किया गया है जीएसटी लॉ में। नाउ फॉर एग्जांपल डेफिनेशन जो होते हैं, लेवी का डेफिनेशन अगर मैं जीएसटी में देखूं तो लेवी का डेफिनेशन आता है सेक्शन 9 में और उन्होंने सप्लाई को डिफाइन किया है सेक्शन 7 में। तो जीएसटी में जो लेवी है, जैसे इनकम टैक्स में इनकम पर इनकम टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चर पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, प्रोविजन ऑफ सर्विस पे सर्विस टैक्स और सेल ऑफ गुड्स पे वैट। तो हर एक टैक्सेशन लॉ की एक टर्म उन्होंने बोली है कि भाई ये हुआ तो लेवी रहेगा, तो टैक्सेशन टैक्स लगेगा। अभी वैसे जीएसटी में ये जो टर्म है ये आया है सप्लाई। तो अभी ये क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सप्लाई क्या है, ये व्हाट इज सप्लाई। चलो ठीक है, सेल तो समझने वाली बात है, सर्विस भी समझने वाली बात है, सप्लाई क्या है और ये कहां से आया सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सप्लाई टर्म इन्होंने इंटरनेशनली निकाला है। जैसे अगर आप यूरोपियन वैट देखो, आप यूके वैट देखो, आप अगर ऑस्ट्रेलियन जीएसटी देखो, न्यूजीलैंड जीएसटी देखो, तो सभी जगह पर उन्होंने जो लेवी के लिए जो टर्म यूज किया है वो यूज किया है सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी इंटरनेशनल लॉज की स्टडी की और दे रियलाइज के काफी सारी कंट्रीज में जो गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लग रहे हैं उसको सप्लाई पे उन्होंने टर्म बोला है ताकि उस पर क्लैरिटी रहे। क्योंकि पहले कैसा था, सेल ऑफ गुड्स पे वैट लगता था और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। तो एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आया था कि भाई कुछ इश्यूज आए थे कि भाई ये सेल है या सर्विस है, उस पर क्लैरिटी नहीं थी। तो इन्होंने एक बड़ा टर्म निकाल दिया सप्लाई। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बिकॉज जीएसटी की जो लेवी है वो सप्लाई पर लगती है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज सप्लाई, यानी किस सिनेरियो में हम बोलेंगे कि सप्लाई है और किस सिनेरियो में हम बोलेंगे कि सप्लाई नहीं है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर हम देखें तो उन्होंने ऐसे बोला है कि लेवी दैट इज जो टैक्सेस लगेंगे वो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अगर जैसे आप देखते हो स्लाइड में, तो सप्लाई इंक्लूड्स जो डेफिनेशन है सप्लाई की जो सेक्शन 7 में है वो बोलते हैं सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाता है, जो डेफिनेशन है सप्लाई की वो स्टार्ट होती है सप्लाई इंक्लूड्स। तो एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई इंक्लूड्स एंड सप्लाई मीन्स। जैसे
सप्लाई इंक्लूड्स, अगर आप देखो हेडिंग में इधर लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स, तो आइडियली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, उनको जो डेफिनेशन है वो ये बताना चाहिए था सप्लाई मीन्स क्या है, बट उन्होंने सप्लाई का मीनिंग बताया ही नहीं। उन्होंने बोल दिया कि सप्लाई इंक्लूड्स 1 2 3 4 5 6, बट व्हाट इज सप्लाई वो उन्होंने नहीं बताया। अभी ये, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू से फ्रूट, अगर आप मुझे पूछो सर फ्रूट का डेफिनेशन क्या है, तो मैं बोलूँ फ्रूट इंक्लूड्स ऑरेंज, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल। अरे सर ठीक है, वो तो हमको पता है कि ये सब फ्रूट्स है, बट फ्रूट का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज फ्रूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रूट, ये हम नहीं बोलेंगे आप। तो ये ऐसे तरीके से गवर्नमेंट ने जीएसटी की जो फाउंडेशन है वो रखी है कि हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि सप्लाई क्या है, वो आप देखो, लेकिन हम ये बोलेंगे कि सप्लाई में क्या क्या आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारा लिटिगेशन होगा। जैसे राजेश सर ने स्टार्टिंग में बताया है कि बहुत सारा लिटिगेशन तो सिर्फ ये डेफिनेशन से ही शुरू होने वाला है जीएसटी में कि सप्लाई क्या है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ऐसे क्यों किया गवर्नमेंट ने बिकॉज अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन बहुत क्लियरली बता देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि देन विल स्टार्ट इंटरप्रेटिंग द सप्लाई एंड दे विल से अरे ये सप्लाई नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये नहीं है, तो हम इसको थोड़ा हम बताते नहीं है इसको ये क्या है। तो ऐसा पहले भी किया है गवर्नमेंट ने। यस, अगर आप देखो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन सेंट्रल एक्साइज में इवन टुडे, यानी ऑलमोस्ट 60-70 इयर्स सेंट्रल एक्साइज लॉ रहा है, 75 इयर्स, लेकिन मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन ही नहीं थी सेंट्रल एक्साइज लॉ में। उन्होंने बोला मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स, लेकिन व्हाट इज मैन्युफैक्चर। 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट आया था और 1977 में जाकर हमको सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि मैन्युफैक्चर क्या है। तो जीएसटी में भी ऐसा ही होगा। 2017 में जीएसटी आया है। आई होप इतना टाइम नहीं लगे, लेकिन अगले 10-15 साल में हमको सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि व्हाट इज सप्लाई। बट देन टिल देन सर ये 15 साल में क्या होगा, ये 15 साल में लिटिगेशन होगा, ये 15 साल में कंफ्यूजन रहेगा। कुछ क्लाइंट्स पे करेंगे टैक्स, कुछ क्लाइंट्स नहीं पे करेंगे टैक्स, तो डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस। तो जो सप्लाई की डेफिनेशन है, तो इसमें दो टाइप की डेफिनेशन होती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन है इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। नाउ इफ यू सी, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अब ये देखिए, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई को डिफाइन करने के लिए उन्होंने वो डेफिनेशन के अंदर ही सप्लाई का वर्ड डाल दिया। जब आप कोई चीज को डिफाइन कर रहे हो तो आप उसके अंदर वो वर्ड कैसे यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं फ्रूट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, तो आप बोलोगे अरे तो फ्रूट, आप फ्रूट के डेफिनेशन में फ्रूट को कैसे यूज कर रहे हो, तो आपको बताना है वो क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक अनोमली है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। तो ये पूरे जो इसमें हमने बताए। तो हम इन कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजों पर हम देखते हैं। तो अगर जैसे आप देखते हो कि सप्लाई की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है, तो सेल यानी जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, टाइटल ट्रांसफर होती है। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ मटेरियल सेल करते हैं तो वहां पर जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो वो हो गई सेल, तो सेल पर जीएसटी लगेगा। ट्रांसफर पर भी जीएसटी लगेगा, यानी सेल नहीं हुआ है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर किया है। लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर किया है, सेल नहीं किया है, तो भी जीएसटी लगेगा। वो कौन से सिनेरियोस रहेंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। बार्टर एंड एक्सचेंज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बार्टर का मतलब होता है जहां पर आपने कोई चीज किसी को दी और इन रिटर्न आपने कोई दूसरी चीज ली, तो उस पे भी जीएसटी लगता है। लेकिन इधर फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि कौन जीएसटी पे करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट होने वाला है बार्टर को लेकर आगे जाकर। लेट अस से मिस्टर ए हैज सोल्ड टू मिस्टर बी अ मोबाइल फोन और इन रिटर्न मिस्टर बी हैज गिवन लैपटॉप टू मिस्टर ए, अज्यूम। तो क्या हो गया, मिस्टर ए ने मोबाइल फोन दिया मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने लैपटॉप दिया मिस्टर ए को। अभी मुझे आप ये एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए चैट बॉक्स में कि इस ट्रांजैक्शन में, ये तो बार्टर हो गया या फिर एक्सचेंज हो गया, तो सप्लायर कौन है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, और टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर ए करेगा या मिस्टर बी करेगा इस पर्टिकुलर बार्टर या एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन में। तो प्रांजलि इज गिविंग एन आंसर बोथ। यस, लॉट ऑफ यू आर गिविंग आंसर्स एज बोथ, करेक्ट।
तो इसमें क्या हो जाएगा, सप्लाई की जो डेफिनेशन इतनी वाइड इन्होंने कर दी है, तो बोथ बोथ आर सप्लायर्स, बोथ आर रिसिपिएंट्स, यानी जो मोबाइल फोन मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया उस पर वो जीएसटी भरेंगे, उनसे चार्ज करेंगे, और जो लैपटॉप इन्होंने इनको दिया उस पर वो जीएसटी भरेंगे इन पर। बट क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यूएशन का बहुत बड़ा इशू आने वाला है कि इसको वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इन द वैल्यूएशन टॉपिक वी विल डिस्कस कि भाई इसकी वैल्यूएशन कैसे करें, कि इसको हम कैसे वैल्यू करें, मोबाइल फोन की जो वैल्यू है वो हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें या फिर लैपटॉप की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करें। एनीवे, फिर लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सभी केसेस पर जीएसटी लगता है। ये ऑल आर देयर इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। मैं इनके अब डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई हैव मेंशन्ड दैट द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इज वेरी वेरी वाइड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं इधर सप्लाई की डेफिनेशन में, जो गवर्नमेंट ने गुफ अप किया है कि सप्लाई में इंक्लूड एनीथिंग, सप्लाई में इंक्लूड एवरीथिंग, but to be liable to GST there must be something, yes or no? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सप्लाई इज एनीथिंग, सप्लाई इज एवरीथिंग, बट देयर मस्ट बी समथिंग। इफ देयर इज नथिंग देयर कैन नॉट बी अ सप्लाई। तो यहाँ पर थोड़े हमें जो क्रिटिकल ट्रांजैक्शन होता है वहां पर हमको थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करना होता है टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ सप्लाई। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस में आज आपको डिस्कशन में बताऊंगा अभी, और उसके इंटरप्रिटेशन क्या है और वो क्यों इश्यूज है उसको लेकर, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सप्लाई की डेफिनेशन है, हम जो फर्स्ट पार्ट है यानी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसमें और दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, ठीक है ना। इसको 2 मिनट के लिए हम लोग is there any issue with my volume? Okay, let me just see. No, it is very clear. You continue, please. Okay. So दो जो important चीज यहाँ पर आती है, in the course or furtherance of business and for consideration. तो 1 मिनट के लिए इसको हम थोड़ी देर के लिए बाजू रखते हैं। एक बार मैं आपको सेकेंड वाला लिंक पहले समझा देता हूं और फिर हम इस पे फिर से आएंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और बहुत ही इन डेप्थ में हमको उधर जाना पड़ेगा। नाउ इन द कोर्स और जो सेकेंड वाला लिंब है जो सप्लाई की डेफिनेशन का, उधर क्या बोलते हैं, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसीडरेशन। अगर आप कुछ सर्विस इंपोर्ट करते हो, तो अगर वो आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो भी जीएसटी लगेगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है, बिजनेस नहीं है तो फिर जीएसटी कैसे लग सकता है? क्यों इन्होंने ये वाला सेकेंड वाला लिंब इन्होंने लेकर आए? तो आपको एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे अब समझ लीजिए हम लोग कभी दुबई से आ रहे हैं, एयरपोर्ट इंडिया आ रहे हैं, दुबई से इंडिया एयरपोर्ट आ रहे हैं, और वहाँ दुबई में ज्वेलरी सस्ती मिलती है या फिर अच्छी क्वालिटी की मिलती है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सस्ते मिलते हैं, तो हम लेकर आते हैं, यस और नो? तो जब हम दुबई से इंडिया कुछ लेकर आते हैं, हमारे इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए लाते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लाते हैं, इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए लाते हैं, करेक्ट। लेकिन इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए लाते हैं, फिर भी उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है? बताइए। कस्टम्स ड्यूटी लगती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पशन अगर हम हटा दें तो हम बैगेज जो हम लेकर आते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि भाई बिजनेस होना चाहिए आपका तो कस्टम ड्यूटी लगेगी? नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इनको जीएसटी में जो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है, जो इंपोर्ट है, जो हम बाहर से ला रहे हैं, तो वहां पर इनको इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड रखना था। इवन अगर बिजनेस नहीं है तो भी हम जीएसटी इस पे लगाएंगे। क्यों? बिकॉज उनको कस्टम्स और जीएसटी को दोनों को सेम पैरामीटर पे रखना था। तो इसका हम ऑलरेडी देख रहे हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज पर ऑलरेडी जो है जीएसटी लगता है। तो अगर आप कुछ मोबाइल के ऐप से अगर आप कोई रिंगटोन डाउनलोड करते हो और आप उसको अगर पेमेंट कर रहे हो, जो समझ लीजिए वो जो ऐप सर्विस प्रोवाइडर है वो लेट अस से थाईलैंड या फिर आयरलैंड, नीदरलैंड्स का है, तो उनको जीएसटी में रजिस्टर करना होता है एज एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। दे नीड टू रजिस्टर इन इंडिया एंड पे टैक्स इन इंडिया। सर ये हो रहा है क्या? प्रैक्टिकली रजिस्टर कर रहे हैं क्या लोग, पे कर रहे हैं क्या? तो
गवर्नमेंट का एक सिस्टम क्या है, इंडिया में लकीली जितने भी फॉरेन पेमेंट्स होते हैं सब अल्टीमेटली आरबीआई से जाते हैं। तो एक जो अपनी जो करेंसी है काफी रेगुलेटेड करेंसी है, आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। और इंडिया में एवरी कंट्री वांट्स टू रिड्यूस इंपोर्ट, हर कंट्री की ये एक मोटिवेशन होती है कि हम इंपोर्ट्स को कम करें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो इसीलिए इधर आप देखिए इंपोर्ट, जब हम कोई सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो भी उस पर टैक्स लगाना चाहती है गवर्नमेंट, बिकॉज इंपोर्ट हमको कम रखना है। जितना हम इंपोर्ट कम करेंगे उतनी हमारी रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, और हर कंट्री ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाए। तो इसीलिए ये एक इंपोर्ट को डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए इस पे टैक्स लगाया है। हालांकि अगर बिजनेस नहीं भी है तो भी हमें टैक्स पे करना है, करेक्ट। लकीली द गुड थिंग इज जो रिसिपिएंट है वो टैक्स नहीं पे करेगा, और वो बोल रहे हैं कि जो फॉरेन का जो सप्लायर है उसको रजिस्टर करके टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलग रूल्स है जिसपे हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट, यानी जैसे मैंने बोला कि जो लेवी होनी चाहिए उसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक है बिजनेस और एक और है कंसीडरेशन। नाउ सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई बिजनेस इज सो इंपॉर्टेंट कि बिजनेस है तो ही जीएसटी लगना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वैसे बिजनेस बिना बिजनेस ट्रांजैक्शन के जीएसटी लगाओगे देन इट विल बी अ कियोस्क। लेट अस से इफ द फादर हैज गिवन अ कार एज गिफ्ट टू हिज सन, लेट अस से सन ने बोला कि हमको आपको अगर अच्छी कॉलेज में मिल गया एडमिशन तो आई विल गिव यू अ कार, लग्जरी कार। लेट अस से सर वॉल्यूम वॉल्यूम रवि सर वॉल्यूम देखो आपका। हेलो रवि सर, रवि सर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ऑडियो प्लीज। रवि सर, हेलो। यस सर। Yeah, Rajesh, sir. Sorry. I think there was some network problem at my end. Is it audible now, sir? It is audible. It is perfect now. Okay. Okay, okay. Thank you. So what I was trying to explain कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में बिजनेस बहुत एक ट्रांजैक्शन में बिजनेस की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट जीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस नहीं होगा, लेट्स से इफ फादर गिव्स सम गिफ्ट टू हिज सन, लेट्स से इफ द वैल्यू इज मोर देन 20 लाख, तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज सप्लाई की डेफिनेशन तो बहुत ही वाइड है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेसेस है, जो बिजनेस कर रहा है वही जीएसटी पे करना चाहिए। जो बिजनेस नहीं कर रहा है उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो 20 लाख रहो, भले ही वो 20 करोड़ रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, वी विल अंडरस्टैंड। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान देना होगा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमको समझना चाहिए कि कोर्स जो बिजनेस का है, यानी अगर समझ लीजिए दो ब्रैकेट्स है, तो जो दो ब्रैकेट्स है वो हो गया कोर्स, यानी कि एक कोर्स के अंदर, यानी बिजनेस जो कर रहा है, जो बिजनेस करते हुए जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। अभी क्या होता है, काफी बार कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो बिजनेस के कोर्स में नहीं होते लेकिन बिजनेस के फर्दरेंस में होते हैं। जैसे कि
आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपका बिजनेस अभी तक शुरू हुआ नहीं है, आप सिर्फ शुरू कर रहे हो, थोड़ा सेटिंग अप का काम चालू है, आपका बिजनेस खत्म हो गया, बस अभी सिर्फ क्लोजर का काम थोड़ा चालू है बस, तो ये जो दो चीजें जो ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बाद होती है, तो इसको बोलते हैं फर्दरेंस। तो जो फर्दरेंस है, तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है, काफी सारा लिटिगेशन था पहले मेरा तो हेलो काफी सारा लिटिगेशन था पहले के मेरा तो बिजनेस खत्म हो गया, शटडाउन हो गया, अभी क्यों जीएसटी लगना चाहिए या फिर वैट लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बहुत वाइड इसका डेफिनेशन इन्होंने बनाया। तो आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, क्लोजर एक्टिविटीज चालू है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। आपका बिजनेस शुरू हो रहा है और कमेंसमेंट एक्टिविटीज चालू है, तो उस पर भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। जो थर्ड लिम्ब है अपना, ये कॉन्टेक्स्ट का, इस पे हम थोड़ा बाद में आते हैं, पहले हम बिजनेस और कंसीडरेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो लेट मी जस्ट डाइव इनटू द डिटेल ऑफ, तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, इस पे मैं थोड़ा बाद में आई विल कम बैक। लेट मी जस्ट गो टू द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन। लेट मी गो टू बिजनेस फर्स्ट, बिकॉज मैंने बिजनेस के बारे में आपको बता दिया। हाँ, तो अभी जो बिजनेस है, जो बिजनेस की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लकीली इन्होंने सेक्शन 217 में बिजनेस को डिफाइन किया है। अब बिजनेस की डेफिनेशन में ये बोलते हैं, एनी ट्रेड, प्लीज पे अटेंशन, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit। ये लास्ट स्टेटमेंट पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, whether or not it is for a pecuniary benefit। तो क्या होता था पहले, जितने भी ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी ये एनजीओज है, जितनी भी ये संस्था है, लेट्स से फॉर एग्जांपल गीता परिवार, जो हम लोग ऐसे कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वेयर द आइडिया इज टू नॉट अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ एनी बिजनेस बट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जो मोटिव होता है वो बिजनेस मोटिव, कमर्शियल मोटिव नहीं होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि जहां पर एनजीओज, चैरिटेबल ट्रस्ट और ये सभी सोसाइटीज है, तो वेदर ये लोग बिजनेस में आते हैं क्या, बिकॉज इनका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई अल्टीमेटली तो उल्टा नुकसान में होता है, तो हाउ इट इज अ बिजनेस। तो अगर वो बिजनेस नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये इतने सारे लिटिगेशन हुए हैं पास्ट में, तो इसको सभी को खत्म करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि वेदर और नॉट फॉर एनी पेक्यूनियरी बेनिफिट, अगर आपको बेनिफिट हो या आपको बेनिफिट नहीं हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, कुछ कॉमर्स कर रहे हो, कुछ मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, अगर आप ये कुछ करते हो तो आपको बेनिफिट हो या मत हो, ये बिजनेस है। ये बहुत ही वाइड इन्होंने बिजनेस को डिफाइन किया। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, समझ लो मेरा मेन बिजनेस है मोबाइल बेचना। अज्यूम दैट आई परचेज एंड सेल मोबाइल। तो अभी क्या हुआ, मोबाइल बेचना मेरा मेन बिजनेस है, लेकिन कुछ छोटा मोटा स्क्रैप भी था, तो मैंने वो स्क्रैप भी बेच दिया, तो उससे भी कुछ पैसे आ गए। तो जो क्वेश्चन आता है कि भाई जो आपका जो मेन बिजनेस है उसी पे जीएसटी लगेगा, या आपने जो स्क्रैप या अदर इनकम जो आपको आई है उस पे भी जीएसटी लगेगा। तो इस पे इन्होंने क्या बोल दिया, आप देखिए पॉइंट नंबर 2, एनी एक्टिविटी इन connection with or incidental or ancillary to subclause A। यानी अगर आपकी जो बिजनेस की कनेक्टेड एक्टिविटी है, इंसिडेंटल एक्टिविटी, एंसिलरी छोटी मोटी जो एक्टिविटी है, वो भी बिजनेस है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत, और यहीं पर मैं बताऊं आपको बिजनेसेस गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी जो मेन प्रोडक्ट है उस पे जीएसटी बराबर भर देते हैं, लेकिन आप बहुत बार आप जब देखोगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अदर इनकम होती है, जो कि मिसलेनियस इनकम होती है, छोटी मोटी उनकी जो इनकम होती है, वहां पर वो जीएसटी पे करना मिस कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है उनके रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो कहीं ना कहीं आता नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एक डाउट ऐसा आता है कि भाई अरे ये ट्रांजैक्शन तो मैं साल में एक बार ही करता हूँ, बोल तो मैं करता ही नहीं रेगुलरली, ये ट्रांजैक्शन तो मैं 5 साल में एक बार करता हूँ, बोल तो और फिर मेरा फिर बंद हो जाता है। अज्यूम फॉर एग्जांपल कि भाई अभी ये मैंगोस का सीजन है, तो हम बस समर में 1-2 महीना मैंगोस बेचते हैं, बाकी हमारा कोई मैंगोस से लेना देना है नहीं, हमारा थोड़ी ना मैंगो का बिजनेस है, हमारा तो दूसरा बिजनेस है, सिर्फ तो समर में 2 महीने करते हैं, तो सीजनल बिजनेस है, इस पे क्यों जीएसटी लगेगा, इसकी तो हमारी कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोल दिया कि एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, वेदर और नॉट एनी वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी,
यानी अगर आपने 5 साल में भी एक बार किया, आपने साल में भी एक बार किया, आपने 10 साल में भी एक बार किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आप कितनी बार कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, क्या कंटिन्यूटी से कर रहे हो, क्या रेगुलरिटी से कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन है बिजनेस की बहुत 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 वाइड इन्होंने बनाई है, और इट इन माय व्यू इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ बिजनेस। पर इसमें लिटिगेशन क्या होगा आगे जाकर, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, ट्रस्ट, ऑलरेडी एक लिटिगेशन शुरू हो गया है सोसाइटीज में। तो सोसाइटी ये सब क्या बोलते हैं कि आपने क्या बोला, मैं एक आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट है, प्ले अटेंशन, सॉरी पे अटेंशन, ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन वाला कॉन्सेप्ट है। जो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, करेक्ट। तो और सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, एनी एक्टिविटी इन कनेक्शन विद ए, इन कनेक्शन विद ए, है ना, उन्होंने क्या किया, ए से कनेक्ट कर दिया। और जो थर्ड पॉइंट है उसको क्या बोला, उसको भी ए से कनेक्ट कर दिया, इन नेचर ऑफ ए। तो जब ए ही नहीं है, जब ए ही हमारा मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम कॉमर्स करते ही नहीं है, हम ट्रेड करते ही नहीं है, हम एडवेंचर वोकेशन करते ही नहीं है, तो हाउ देयर इज अ बीएनसी, बीएनसी का एप्लीकेशन कहां से आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन जो आगे जाकर डेवलप होने वाला है बिजनेस के एंगल पर, स्पेशली जहां पर चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सभी लोग बोलते हैं कि हमारे केस में बिजनेस एंगल नहीं है। तो एक ऐसा कि इंटरप्रिटेशन डेवलप होने वाला है, बट अभी मैं इंटरप्रिटेशन में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आज की जो हमारी जो क्लास है ये थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीएसटी है। तो in a nutshell you can understand के definition of business is very wide। कुछ केसेस है जो बिजनेस के डेफिनेशन से बाहर आ सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो अभी जो हाउस होल्ड वुमेन होते हैं, जो हाउस होल्ड वुमेन, कभी कभी क्या होता है कि इनकी ज्वेलरी चेंज करनी होती है, इनको लेटेस्ट से कुछ इनकी बड़ी ज्वेलरी है, पुरानी ज्वेलरी है घर पे जिसकी वैल्यूएशन लेट्स से 30 लाख 40 लाख जिनकी वैल्यूएशन है, ऑब्वियसली 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी की इंप्लीकेशन आती है। और वो चाहते हैं कि अपने ज्वेलर के पास लेके जाके उसको ज्वेलरी को बोलते हैं हमको आप ये चेंज करके नई ज्वेलरी दे दो, या फिर हमको आप ये ज्वेलरी लेके कैश दे दो। तो आप बोलोगे सर सप्लाई की डेफिनेशन में तो आ गया, और आपने तो ये भी बोल दिया कि भाई अगर ट्रांजैक्शन एक बार भी किया 10 साल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर आपने ये भी बोल दिया कि 20 लाख के ऊपर है तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई की डेफिनेशन तो हमने देख ली कितनी वाइड है, और कंसीडरेशन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है रिटर्न में, तो फिर इस पे तो जीएसटी आ जाएगा। इन माय व्यू इस पे जीएसटी इसीलिए नहीं आएगा, जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन वाला पॉइंट बोला है कि पहले तो कोई ट्रेड होना चाहिए ना, तभी तो वो नीचे वाली रेगुलरिटी फ्रीक्वेंसी, ये जो रेगुलरिटी फ्रीक्वेंसी वाली जो पॉइंट है उन्होंने ए से कनेक्ट किया, उसका मतलब क्या है, पहले कुछ ट्रेड होना चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चर, कुछ प्रोफेशन होना चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो कैसे जीएसटी आएगा। तो हेंस इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा हमको डीपर में इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर कभी हमारा एडवांस जीएसटी कोर्स हुआ तो तब हम इस पे थोड़ा और इन डेप्थ केस लॉज और जजमेंट्स के साथ हम लोग स्टडी करेंगे। तो फॉर टाइम बिंग इतना ही आप बिजनेस के बारे में समझिए। बाकी एक काफी सारे जो लिम्स इन्होंने डेफिनेशन के दिए हैं, इसके एक्चुअली कोई ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज ऊपर ही उन्होंने बहुत वाइड कर दिया। ये सिर्फ एक जस्ट एक बताया, क्योंकि इतने सारे लिटिगेशन हुए थे बिजनेस के डेफिनेशन को लेकर पास्ट में, तो दे वांटेड टू वेरी वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखो तो वो है कंसीडरेशन। आपने देखा था राइट, सप्लाई के डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला था, बिजनेस बोला था, और क्या बोला था, कंसीडरेशन। तो बिजनेस तो चाहिए, अगर जीएसटी लगना है तो बिजनेस तो चाहिए। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाती है कंसीडरेशन। सर व्हाट इज कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब क्या है। और तो अब देखिए कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ चीज दे रहे हो और आपको रिटर्न में कुछ चीज मिलनी चाहिए ना, तो जीएसटी लगना है। तो अगर आप कुछ किसी को दे रहे हो और अगर आपको रिटर्न में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कंसीडरेशन, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कंसीडरेशन। फॉर एग्जाम्पल what I'm trying to say is, let us say if this mobile, I have given this mobile to Rajesh bhai and I have told Rajesh bhai just keep it as gift, I don't want anything in return. I've just given, it is my out of my love and affection I'm giving this mobile, so I don't want anything in return. तो उसमें कंसीडरेशन कहाँ पर है, कंसीडरेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो
जब आप कोई चीज बेचते हो, जब आप कोई चीज सप्लाई करते हो, तो आपको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए तो ही जीएसटी लगेगा। अगर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अगर बिना कंसिडरेशन के ट्रांजैक्शंस पर अगर आप जीएसटी लगाओगे तो फिर तो कियोस्क हो जाएगा। फिर तो जो डोनेशंस है, जो चैरिटेबल जो लोग काम करते हैं, उन सभी चीजों पर डोनेशंस पे जीएसटी लग जाएगा तो इट विल बी अ कियोस्क। नो सर, आई एम नॉट गिविंग यू मोबाइल। ओके, बट it was so now what I wanted to explain is कंसीडरेशन का जो मीनिंग है उसको थोड़ा हमको डीपर में जाना होगा। कंसीडरेशन उन्होंने बोला है कि मॉनेटरी कंसीडरेशन भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से इफ आई सेल अ मोबाइल, इन रिटर्न आई गेट मनी कैश, 15,000 रुपीज कैश, तो ये तो हो गया मॉनेटरी कंसीडरेशन। लेट अस से इफ आई सेल अ मोबाइल और इन रिटर्न मुझे मिलता है लैपटॉप, ठीक है ना, तो फिर क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन हो गया। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे मुझे तो पैसा मिला नहीं। पैसा आपको पैसे के फॉर्म में मिले या फिर कोई अदर फॉर्म में मिले। और एक तीसरा भी सिनेरियो हो सकता है, लेट अस से मैंने मोबाइल बेचा और रिटर्न में मुझे कुछ सर्विस मिली उनसे कि भाई नहीं, मैंने राजेश भाई को मोबाइल दिया और राजेश भाई बोला नहीं नहीं, आप मुझे रिटर्न में ये सर्विस दीजिए, आप मुझे आपकी इतने सारे आपके जो लेक्चर्स हो रहे हैं इस पे आप मुझे पार्टिसिपेशन का एक्सेस दीजिए आप, तो मुझे कुछ मिल रहा है रिटर्न में, है ना। तो कंसीडरेशन कैन बी मॉनेटरी कंसीडरेशन और नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है कंसीडरेशन का, ये थोड़ा हमको समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग इन रिटर्न, व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग इन रिटर्न। कुछ सिनेरियोस, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर देयर इज नथिंग इन रिटर्न, बट स्टिल वहां पर जीएसटी का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन आ सकता है आगे जाकर। फॉर एग्जाम्पल डोनेशंस। अब जो डोनेशंस होते हैं जहां पर लोग कुछ कपड़ा, अभी तो खैर इतना ज्यादा डोनेशन हो रहा है, तो जहां पर जनरली डोनेशंस में देयर इज नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न कि भाई रिटर्न में हमको कुछ मिले, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जस्ट चैरिटी होती है डोनेशन में। तो इन माय व्यू डोनेशंस पर जीएसटी नहीं आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो कंसीडरेशन इन रिटर्न। आप अगर डोनेशन में 50 लैपटॉप भी दो, अगर आप डोनेशन कर रहे हो वो लैपटॉप को और आपको रिटर्न में कुछ नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ऐसा आ जाता है कि भाई हम कैसे डिसाइड करें कि रिटर्न कुछ आ रहा है। जैसे एक इशू क्या हुआ था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डोनेशन तो कर रही थी, लेकिन वो वहां पर बोलते थे कि हमारा नाम आना चाहिए, हमने ये दिया, ये आना चाहिए, इस दिन दिया, ये आना चाहिए। तो ये सब, तो एक क्वेश्चन आया कि ये जो इनका नाम आ रहा है कि इतना डोनेशन दिया, क्या ये कुछ रिटर्न में मिल रहा है इनको कि आपकी जो है आपकी फेम बढ़ रही है, तो आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है एंड हिज कंसीडरेशन। नो, तो उन्होंने बोला सर्कुलर एक निकाला कि भाई नहीं, अगर सिर्फ नाम आता है, नंबर एक नेम प्लेट पे नाम आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ रिटर्न में मिल रहा है। देयर शुड बी समथिंग कॉन्क्रीट, समथिंग एक्सप्रेसली रिटर्न में मिलना चाहिए टू बी कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसीडरेशन। अभी ये कंसीडरेशन में जो थोड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि कंसीडरेशन में हमको नेक्सस देखना होता है, यानी जो मैंने दिया उसी को कंसीडरेशन बोलेंगे, या फिर उसी के लिए मिला कंसीडरेशन, या और किसी दूसरी चीज के लिए मिला कंसीडरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फॉरबेरेंस इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, फॉरबेरेंस हम लोग अलग से समझेंगे। और सीएसआर, यस, सीएसआर इज नथिंग बट अ डोनेशन। इनफैक्ट वहां पर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हम ले सकते हैं कि जहां पर कोई, अगर समझ लीजिए कंपनी सीएसआर करती है और वो अगर कुछ चीज डोनेट कर देती है एज इट इज विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इन रिटर्न, then why how it is a supply, because there is no consideration in return for them, तो वहां पर जीएसटी का implication नहीं आना चाहिए। I am seeing few organizations are paying GST on those aspects also. तो there are few issues in consideration जो हम जब हम issues पर आएंगे तो that time I will focus on those issues, correct। एक जो important aspect है deposit shall not be consideration। जैसे बहुत बार क्या होता है कि
लेट अस से आपको मोबाइल आपको टेलीफोन की सर्विस लेनी है, तो आपको टेलीफोन की सर्विस लेनी है, तो आप क्या करते हो, एक 5,000 रुपये डिपॉजिट दे देते हो एयरटेल को। तो आपने जब 5,000 रुपये डिपॉजिट दे दिया, तो डिपॉजिट पे एयरटेल जीएसटी नहीं भरेगा, बिकॉज वो तो सिर्फ डिपॉजिट है। तो अगर वो डिपॉजिट को उन्होंने बाद में यूज किया आपकी सर्विस के लिए, तो उस पर जीएसटी भरेगा। अगर सिर्फ डिपॉजिट किया तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो डिपॉजिट को उन्होंने स्पेसिफिकली कंसिडरेशन से बाहर रखा है। तो जितने भी आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गए, मोबिलाइजेशन डिपॉजिट्स हो गए, और जो स्टार्टिंग में एक जो अमाउंट कभी कभी देते हैं डिपॉजिट की, तो वैसे वाले जो इनिशियल डिपॉजिट्स हो गए, तो उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ let's go back to our earlier concept. तो इसमें let's look at this point. I'll not go into the deeper of this particular point, but non-taxable supplies में आप देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। But let me tell you, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है, सिर्फ उन्होंने बाहर रखा है उसको। सप्लाई की डेफिनेशन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कवर्ड है, सिर्फ उसको उन्होंने नोटिफिकेशन से बाहर रखा है। अगर एक नोटिफिकेशन सफिशिएंट है पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने के लिए, सिर्फ एक नोटिफिकेशन इज सफिशिएंट टू ब्रिंग पेट्रोलियम इन द जीएसटी। लेकिन जो अल्कोहलिक लिक्कर है, अल्कोहलिक लिक्कर को उन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों पे जीएसटी नहीं लगता है, बट उन्होंने कैसे फ्रेम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई लिक्कर को उन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर रखा है, और पेट्रोलियम सप्लाई में है, लेकिन उन्होंने उसको सेपरेटली नॉन टैक्सेबल बोल के बताया है। करेक्ट? एडवांस इज नॉट अ डिपॉजिट, प्लीज अंडरस्टैंड। राजेश भाई हैज क्लैरिफाइड दैट एडवांस डिपॉजिट नहीं होता है, एडवांस अलग होता है, डिपॉजिट अलग होता है। अभी जो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, जो हम अब समझेंगे, तो अभी हमने देख लिया कि सप्लाई के लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड एस्पेक्ट, यानी शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या बोलता है? एक्टिविटीज। नाउ प्लीज पे अटेंशन, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो शेड्यूल 1 की बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। आज की डेट में जितना भी जीएसटी में इश्यूज कंपनीज फेस कर रही है, इश्यूज जो आज की डेट में प्रोफेशनल्स को आ रहे हैं जीएसटी के इंटरप्रिटेशन में, तो शेड्यूल 1 में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो प्लीज यहाँ पर थोड़ा आप अटेंशन दीजिए। नाउ शेड्यूल 1 सेज एक्टिविटीज deemed as supply even if made without consideration, यानी ऐसी कुछ एक्टिविटीज है जो कि अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। अभी उसका मतलब तो बहुत वाइड हो गया, यानी कि मैंने किसी को कुछ बेचा और वहां पर कंसीडरेशन मुझे नहीं आया, कुछ भी रिटर्न, मुझे कुछ पैसा रिटर्न नहीं आया, ना मुझे कोई फायदा हुआ रिटर्न में, बट आप बोलते हो कि दैट इज ऑल्सो अ सप्लाई। तो व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन? तो ये हमको समझना होगा। तो उन्होंने एक 4-5 एंट्रीज यहाँ पर रखी है। फर्स्ट एंट्री इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी इज अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। यानी अगर आपके पास कुछ एसेट है, बिजनेस एसेट है, उसको आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, परमानेंटली डिस्पोज कर दिया विदाउट, और जिसपे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लिया है तो उस पे जीएसटी आएगा। अभी अगर ये एंट्री की मैं एम्बिट या कवरेज देखूं तो इट इज एक्सट्रीमली वाइड। इस पे क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने देखा था सप्लाई की डेफिनेशन में कि ट्रांसफर पर भी सप्लाई आता है, सेल जरूरी नहीं है। परमानेंट ट्रांसफर, तो अगर समझ लीजिए कोई चीज टेम्पररी ट्रांसफर हुई है जो कि जाकर रिटर्न आने वाली है कुछ टाइम में, या फिर कुछ टाइम का मतलब इट कैन बी एनीथिंग। अब व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट मेरा मतलब, मेरा इंटेंशन समझने का मतलब ये है, परमानेंट मतलब जब तक वो प्रोडक्ट पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो गुड्स पूरा खत्म नहीं हो जाता है, इट इज परमानेंट ट्रांसफर ओनली। सो दैट कवरेज, इज इट ऑडिबल? आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट it is clear, ekdam audible, no issue, you continue. Okay. So now what it says is permanent transfer. Hence, if there is any temporary transfer, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। अगर कोई चीज आप परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, let us say again I'll give the example of mobile phone. Let us say I give this mobile phone permanently, and this is a business asset of mine, and I just give it permanently to somebody.
विदाउट एंड आई हैव टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट मोबाइल फोन, तो फिर उस पर जीएसटी आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आता है, जो कुछ इश्यूज है कि इन्होंने बोला है परमानेंट ट्रांसफर, तो हाउ डू यू डिफाइन परमानेंट ट्रांसफर? तो मेरे हिसाब से जहां पर टेम्पररी ट्रांसफर है, जो रिटर्न आने वाला है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जो परमानेंटली कर दिया यानी कि अभी उस पर कोई हमारा राइट ही नहीं है, वो हमने दे दिया टोटली विदाउट, लेकिन नथिंग हैज कम इन रिटर्न, तो उस पर जीएसटी आ जाएगा। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, तो बहुत बार क्या होता है, बिजनेस एसेट अगर समझ लीजिए स्क्रैप हो गया, कुछ खराब हो गया और बिना कोई कंसिडरेशन के हमने डिस्पोज कर दिया उसको, तो उन सभी चीजों पर जीएसटी आएगा। लेकिन जीएसटी कब आएगा? उन्हीं सिनेरियो में आएगा जहां पर आपने कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहां पर जीएसटी इस सिचुएशन या इस ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। अभी ये जो एंट्री है, दिस एंट्री इज वेरी वास्ट। तो यहीं पर एक इशू आता है कि जो काफी बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मटेरियल जाता है टेस्टिंग के लिए, ट्रायल के लिए, या फिर सैंपल्स जाते हैं कस्टमर्स को। तो क्वेश्चन यही आता है कि ये जो टेस्टिंग ट्रायल वाला जो मटेरियल होता है, ये एंट्री में बैठ जाएगा क्या और इस पे जीएसटी आ जाएगा क्या? तो लेट अस से अभी फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, तो अब जो टेस्टिंग के लिए जो मटेरियल जाता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली जो टेस्टिंग होती है, तो वो इतनी एडवांस टेस्टिंग होती है कि वो एक बार टेस्टिंग हो गई तो फिर वो मटेरियल यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो एकदम हार्ड कोर टेस्टिंग करते हैं मटेरियल पे, फिर से उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो डिस्पोज ही करना होता है। तो सर्टनली बिकॉज टेस्टिंग परमानेंट ट्रांसफर हो गया और बिजनेस एसेट ट्रांसफर हो गया किसी को, और उस पर हमने अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो इस पे जीएसटी का इम्प्लीकेशन आ जाएगा। सिमिलरली, बट इसमें सिमिलरली अगर आप देखो सैंपल्स अगर जो रिमूव होते हैं या फिर रवि सर म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया। म्यूट हो गया रवि सर। सर म्यूट हो गया, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ, am I audible now? yes, audible, audible. Yes, sir. Okay, I'm sorry. I think automatically it went on mute. So what I was trying to explain is when the material goes for trial testing or as a samples, it looks that it will be covered under this entry, permanent transfer or disposal of business assets. अभी यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो डिफाइन नहीं किया है, जहां पर लिटिगेशन आ सकता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट ट्रांसफर, कि वो गुड्स जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती तब तक अगर कस्टमर के पास है तो ही परमानेंट ट्रांसफर है। इसीलिए हम देख रहे हैं कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, जिन एग्रीमेंट्स बनते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं कि आपको जो है अल्टीमेटली हमको रिटर्न देना ही पड़ेगा ये मटेरियल, तो हम परमानेंटली नहीं दे रहे हैं आपको अल्टीमेटली हमको रिटर्न देना ही पड़ेगा। तो वो एग्रीमेंट जानबूझ के ऐसे बनाते हैं ताकि इस डेफिनेशन से हम बाहर हो जाए और हम कल के दिन बोल सके कि भाई ये तो टेम्पररी ट्रांसफर है और परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस एसेट। तो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेदर बिजनेस एक्सपेंडिचर इज अ बिजनेस एसेट। एक हो गया बिजनेस एसेट, तो व्हाट इज बिजनेस एसेट? बिजनेस एसेट को उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। तो अब इसमें एक इम्प्लीकेशन आता है कि जो आपके बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पर जो आइटम्स है उसी को हम बिजनेस एसेट में बोलेंगे, या फिर जो बिजनेस एक्सपेंसेस है जो कि आप सीधा सीधा एक्सपेंस ऑफ करते हो, लेट्स से काफी बार आप अगर कोई चीज एक्सपेंस ऑफ करते हो डायरेक्टली, तो वेदर दैट इज ऑल्सो बिजनेस एसेट। एट दिस पॉइंट इस पे क्लैरिटी नहीं है काफी ज्यादा, बट मेरे हिसाब से बिजनेस एक्सपेंसेस इसमें कवर नहीं होने चाहिए। ओनली जो एसेट्स है, बिजनेस एसेट्स है, वही चीज कवर होनी चाहिए इसमें, बिकॉज इसको डिफाइन नहीं किया तो इसका एक बहुत ही ग्रे एरिया डेवलप हो गया है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड, जिसपे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसी पे आएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि समझ लीजिए मैंने कुछ मटेरियल खरीदा था एक्साइज के टाइम पर या सर्विस टैक्स के टाइम पर, जब वैट था आज के 8 साल पहले, 10 साल पहले, तो जब मैंने आज के 10 साल पहले वो मटेरियल खरीदा था जिसको आज मैं परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहा हूं, तो उस पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ लिया? इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया क्या उस पर?
नहीं लिया, राइट, बिकॉज वो टाइम पर जीएसटी था ही नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेफिनेशन में क्या बोलता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो जो मटेरियल है, जो मटेरियल है जो प्री जीएसटी रिजीम में आपने खरीदा है, जीएसटी रिजीम के पहले आपने खरीदा है, तो वो आउट हो गया इधर से, बिकॉज आपने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया ही नहीं है। आपने उस पर सर्विस टैक्स लिया है, आपने उस पर सैनवैट क्रेडिट लिया है। एक और फोर्थ इंपॉर्टेंट डायमेंशन इसमें आपको देखना चाहिए कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया ही नहीं, कि हमको इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं चाहिए, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देते हैं सीधा सीधा, तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर आपने स्ट्रेट अवे इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया इस पे, तो एक और बेनिफिट है कि आपकी ये एंट्री से आप बाहर हो गए। तो इससे क्या होता है, बहुत बार इट इज वाइज टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट देन टू फॉल इन दिस पर्टिकुलर एंट्री। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे आपको ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वैल्यूएशन दिया ही नहीं, किस वैल्यू पे जीएसटी पे करना है उन्होंने रिलेटेड पार्टी के लिए किस वैल्यू पे पे करना है बताया है, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए बताया है, एजेंट के लिए बताया, लेकिन इस एंट्री में किस वैल्यू पर जीएसटी भरना है ये गवर्नमेंट ने बताया नहीं। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर एंट्री की वैल्यूएशन ही नहीं है, उसका मेजर ही नहीं है, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा लिटिगेशन इधर डेवलप होने वाला है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझना होगा, उन्होंने बोला है कि वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, यहाँ पर मैंने वर्ड एग्जाम लीगल वर्ड्स नहीं लिखे हैं, ऑन सच एसेट्स, सच का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच एसेट्स। उसका मतलब लेट अस से ये मोबाइल फोन हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, टू मैन्युफैक्चर दिस मोबाइल फोन हम लोग इसका बैक कवर इंपोर्ट करते हैं, हम इसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एक्सेसरी, डिस्प्ले पैनल, मदरबोर्ड, कंप्लीट इंटीग्रेटेड कंपोनेंट सब परचेस करते हैं, और फिर मोबाइल फोन हमने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया। तो हमने परमानेंटली ट्रांसफर क्या किया, पार्ट्स कंपोनेंट्स किया या मोबाइल फोन किया? क्या किया परमानेंटली ट्रांसफर हमने? Permanently transfer we have done mobile phone, not the parts or components or the display. But input tax credit हमने किस पे लिया? मोबाइल फोन पे लिया? नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने लिया पार्ट्स, कंपोनेंट्स, डिस्प्ले, उस पे लिया। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि what I permanently transferred, I did not take credit on that, I took credit on something else. तो इट इज आउट ऑफ द कवरेज ऑफ दिस एंट्री। तो ये जो एंट्री है सिर्फ ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बहुत स्ट्रांगली ये पॉइंट हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर गवर्नमेंट बोलती है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी अगर आप अपने कोई रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करते हो मटेरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन? बहुत वाइड इन्होंने रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन बताया है। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड में आ जाती है, दो सब्सिडरी एक होल्डिंग कंपनी के रिलेटेड में आ जाती है, कॉमन डायरेक्टर अगर है तो वो रिलेटेड में आ जाते हैं। तो अगर आप रिलेटेड कंपनी के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, लेट मी टेल यू, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्संस एज पर जीएसटी लॉ। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उस पे भी ये बोलते हैं कि रिलेटेड पर्सन है। और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है एक ही कंपनी के अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी समझ लीजिए एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड का महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन है और गुजरात में रजिस्ट्रेशन है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात में जो इनके तीन रजिस्ट्रेशन है, तीनों रजिस्ट्रेशन एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो जब कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन में होती है या फिर जब कोई ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन में होती है तो उस पर जीएसटी आ जाएगा, भले कंसिडरेशन रहे या नहीं रहे। तो इसीलिए मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर समझ लीजिए हम महाराष्ट्र से गुजरात मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारा ही मटेरियल है लेकिन हम महाराष्ट्र से गुजरात अगर मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पे जीएसटी आ जाएगा। अगर हमने ऑब्वियसली हम क्यों कंसिडरेशन, हमारी खुद की कंपनी है तो हम क्यों उसको चार्ज करेंगे, पैसा नहीं करेंगे, राइट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक मटेरियल सप्लाई हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हर कोई जीएसटी लगा रहा है, उसकी वैल्यूएशन एक गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन बताई, उस पर जीएसटी पे कर रहा है। इश्यूज मैं आपको बताता हूँ इस पे, जो रिलेटेड पर्संस और जो डिस्टिंक्ट पर्संस। एक हम काम करते हैं, जो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये बहुत ही बड़ा एरिया है, तो इसके इश्यूज हम लोग जस्ट पार्क दिस कॉन्सेप्ट फॉर सम टाइम।
सिर्फ इतना अभी आप नोट कीजिए कि अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं तो इवन दो कंसीडरेशन नहीं है, यानी इवन दो मुझे रिटर्न में पैसा नहीं मिल रहा है, उस पर जीएसटी आ जाएगा। इसके हम इश्यूज, काफी सारे इश्यूज और रैमिफिकेशंस हैं जो मैं थोड़ा बाद में आपके साथ इस पे डिस्कशन करूंगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो बहुत बार क्या होता है कि एजेंसी एंड प्रिंसिपल के ट्रांजैक्शन में हालांकि इनवॉइस एजेंट देता है प्रिंसिपल को, बट फिर भी उस पर जीएसटी नहीं लगा, बिकॉज ही सेज आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो उसको प्लग करने के लिए उन्होंने बोला है कि एजेंट और प्रिंसिपल के इसमें भी जीएसटी का एप्लीकेशन आ जाएगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 सर्कुलर्स निकाले इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इस पे काफी सारा कंफ्यूजन था। बट देन उस पर अभी क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि एजेंट इज डूइंग ऑन ओनली ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यानी मेरी खुद की कोई इनवॉइसिंग नहीं रहती, मैं सिर्फ मेरा कमीशन का बिल रेस करता था, उस पर यह एंट्री का अट्रैक्ट नहीं होगा। जहां पर एजेंट खुद के नाम पर बिल रेस करता है, तब ये डीम सप्लाई का इम्प्लीकेशन आता है। तो अदरवाइज इसका एज सच कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस या फिर वो नहीं है। तो जब एजेंट खुद के नाम पर बेचता है, खुद के नाम पर एंड कस्टमर को बेचता है, तो फिर उसको जो प्रिंसिपल के साथ जो ट्रांजैक्शन है उस पर जीएसटी लगानी पड़ेगी। अगर वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे करता है तो फिर ये इम्प्लीकेशन नहीं आती है ये एंट्री का। नेक्स्ट एंट्री है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। अगर आप रिलेटेड पर्सन से कुछ इंपोर्ट करते हो सर्विस, तो इवन इफ यू आर नॉट पेइंग कंसिडरेशन, उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। ये इस पे कैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, क्या होगा इसका, इस पे आज तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट, जब कंसीडरेशन नहीं है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपने सर्विस ली है। लेट अस से अभी कोरोना का इतना ज्यादा चल रहा है और आपके कोई अच्छे डॉक्टर यूएस में आपके पहचान के हैं जिनसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सर्विस ले रहे हो, और लेट्स से ही इज अ फैमिली डॉक्टर एंड यू आर नॉट पेइंग एनी मनी टू हिम। अभी इस एंट्री के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उस पर जीएसटी आ जाएगा, if it is, as long as it is for a business purpose. But then how do you really identify? तो practically ये entry it is not at all workable. इस पे काफी सारे issues है। रवि सर, एक हमारे केस में है ना, Now let us, ये non GST supplies तो हमने cover कर, हेलो, which are non GST, जिस पर GST नहीं आ सकता है, non taxable। 1 minute, okay, so this is what we have done, we have understood definition of goods and service. I am not going to detail क्योंकि मैंने कल की क्लास में बता दिया था, लेकिन just for a understanding, let's look at the definition of goods. It says every kind of movable property. What is goods? Every kind of movable property. What is service? Anything other than goods. Anything other than goods is service. बट इन्होंने सर्विस की और डेफिनेशन से इन्होंने सिक्योरिटीज को बाहर रखा है, यानी कि जो आप शेयर मार्केट में जो परचेज एंड सेल करते हो, सिक्योरिटीज, जो हम शेयर्स खरीदते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसको उन्होंने बाहर रखा है, बोथ गुड्स से भी सर्विसेज से भी। तो सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं आएगा बिकॉज इट इज आउटसाइड। मनी पर जीएसटी नहीं आएगा बिकॉज मनी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। इसको बहुत वाइड एम्बिट दिया है। सर्विस का डेफिनेशन बताया है एनीथिंग अदर देन गुड्स, ओके। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी सर्विस की डेफिनेशन में आ जाती है। यस, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है दैट मस्ट बी फॉर बिजनेस पर्पस, क्योंकि वहां पर उन्होंने कंसिडरेशन नहीं है वो चलेगा बताया, बट बिजनेस तो चाहिए, बिजनेस रहना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। Consideration we have understood, business we have understood. हाँ, पहले हम थोड़ा शेड्यूल 2 समझ लेते हैं ब्रॉडली। जैसे हमने शेड्यूल 1 देखा था, शेड्यूल 1 की जो ट्रांजैक्शन थी, जो मैंने अभी आपको जिसके बारे में थोड़ा बताया था, सिर्फ एक आइटम मैंने पार्क किया है, रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्संस वाला। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 एक ऐसा शेड्यूल गवर्नमेंट ने बनाया है जहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये गुड्स है या सर्विस है। आप बोलोगे सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो एक ही टैक्स है, अभी इसमें ये बाइफरकेट क्यों करना है कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज जो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है, आपकी वैल्यूएशन एट टाइम्स, और काफी सारे जो आपके प्रोसीजर है लॉ में, वो गुड्स के लिए अलग दिए हैं और सर्विसेज के लिए अलग दिए हैं गवर्नमेंट ने। एंड आइडियली ये नहीं करना चाहिए था, बट देन दिस हैज बीन डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
कोई गुड्स बेच रहे हो और उसके लिए अगर आपको कोई एडवांस मिला है तो उस पे जीएसटी नहीं आता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली उसको बाहर किया है। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो और उसके ऊपर अगर एडवांस मिला है तो आपको इमीडिएटली उस पे जीएसटी भरना होता है। तो ये कहीं ना कहीं आई डोंट नो, इसका रीजन ऐसा है कि सर्विस टैक्स के टाइम से सर्विसेज पे एडवांस पे जीएसटी भरते थे, तो गवर्नमेंट वैसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या होता है कि जितना जल्दी जीएसटी कलेक्ट कर सके उतना जल्दी कलेक्ट कर लो। तो उन्होंने ये सेम कॉन्सेप्ट गुड्स के लिए भी लेकर आए थे जीएसटी रिजीम में, लेकिन बिजनेसेस को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, मैन्युफैक्चरर्स को इतना मुश्किल हो गया था इसको मेंटेन करना, ट्रेडर्स को इतना मुश्किल हो गया था, तो इसको इन्होंने फिर बाहर कर दिया। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस। अभी इसमें जब स्टार्टिंग में ये एंट्री आई थी, शेड्यूल 2 की एंट्री, तो इसको उन्होंने लेवी का पार्ट बना दिया था, लेवी का पार्ट थी ये एंट्री शेड्यूल 2। तो इसमें फिर काफी जो भी एंट्रीज थी शेड्यूल 2 में, तो उसको कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन ऐसा आ रहा था कि ये तो लेवी है, ये लेवी में कवर हो गया है जीएसटी पे। लेकिन बाद में इन्होंने 2019 में जब अमेंडमेंट किया जीएसटी एक्ट में, और जब नोटिफिकेशन आई थी फरवरी 2019 में, तब इन्होंने क्या किया, इसको लेवी से बाहर कर दिया, शेड्यूल 2 को लेवी से बाहर कर दिया और उसको सिर्फ एक क्लासिफिकेशन शेड्यूल बनाकर छोड़ दिया। यानी आज की डेट में अगर आप मुझे पूछो तो शेड्यूल 2 की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बिकॉज शेड्यूल 2 अपने आप में लेवी क्रिएट नहीं करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, शेड्यूल 2 is only a classification entry, it is not a entry having a levy on its own. Now what is important here to understand, शेड्यूल 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, agreeing to an obligation to tolerate an act or to not to do an act or to do an act is also a service. तो ये जो एक इन्होंने ये अगेन ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने यूरोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन जीएसटी से लेकर आए हैं कि जहां पर आप कुछ करते हो तो भी सप्लाई है, आप कुछ नहीं भी करते हो तो भी सप्लाई है। ये क्या है, आप नहीं करते हो तो भी सप्लाई है। तो इनफैक्ट इस पे काफी सारा लिटिगेशन सर्विस टैक्स रिजिम में भी हो चुका है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट or to not to do an act. Let us say Mr. A and Mr. B are there, and both are in the same business. Both are in the business of supply of AC. Assume, let us say in one area, Mr. A and Mr. B both are supplying the air condition. अभी Mr. B को ऐसा लगता है कि Mr. A से competition बहुत ज्यादा हो रहा है और Mr. A के तरफ बिजनेस जा रहा है, Mr. A से बहुत ज्यादा अपने को competition हो रहा है। तो मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या बोलते हैं कि एक आप काम कीजिए, आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, इन रिटर्न आई विल गिव यू 10 करोड़, यू क्लोज योर बिजनेस, आई विल गिव यू 10 करोड़ रुपीस एंड यू सिंपली क्लोज योर बिजनेस। तो इस ट्रांजैक्शन पर मिस्टर बी मिस्टर ए को 10 करोड़ दे रहे हैं और मिस्टर ए को क्या करना है, अपना बिजनेस बंद कर देना है, करेक्ट। और उनके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया कि अगले 10 साल तक ये एरिया में आप एसी का बिजनेस आप नहीं खोलोगे। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दिस ट्रांजैक्शन हु इज द सप्लायर? सप्लायर कौन है? सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है? कौन सर्विस सप्लाई कर रहा है इन दिस ट्रांजैक्शन? इज इट मिस्टर ए और मिस्टर बी? हु इज सप्लाइंग द सर्विस? I think lot of you must be getting a doubt कि पहली बार तो सर्विस है क्या इसमें, whether there is a supply of service. Is Mr. A giving anything to Mr. B? Mr. A कुछ दे रहा है क्या Mr. A कुछ दे रहा है क्या Mr. B को? कुछ नहीं दे रहा है, राइट? वो तो कंपनसेशन मिल रहा है सीधा सीधा डायरेक्टली। But we need to understand agreeing to an obligation to tolerate an act. तो Mr. A क्या कर रहे हैं, वो Mr. B जो बोल रहे हैं उसको टॉलरेट कर रहे हैं कि हाँ आपने बोला अगले 10 साल तक नहीं रखना, तो मैं ये 10 साल तक टॉलरेट करूंगा दुकान यहाँ पर नहीं खोलना ये एरिया में, तो उसके लिए आप मुझे नॉन कम्पीट फी दे रहे हो। तो टॉलरेटिंग एन एक्ट, फॉरबियंस ऑफ एन एक्ट इज ऑल्सो अ सप्लाई, ऐसे इन्होंने बोल दिया है। बहुत 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 वाइड हो गया, यानी आपने किसी को कंपनसेशन दे दिया, आपने किसी को लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए पैसा दे दिया, आपने किसी को वो, तो अगर इतना वाइड इन्होंने बना दिया है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया तो जीएसटी आ जाए,
पैसा दिया तो जीएसटी आ जाएगा। लकीली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कहीं ना कहीं एक गलती गवर्नमेंट ने कर दी है कि जो शेड्यूल 2 था जिसमें ये सब एंट्रीज थी, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, टॉलरेशन एक्ट, पहले ये लेवी का पार्ट था, लेवी था, बोलते भाई ये सप्लाई है, ये लेवी है। अब उन्होंने क्या किया, इसको बोला ये लेवी नहीं है, ये तो सिर्फ हम डिजाइन करेंगे कि भाई ये गुड्स है या सर्विस है, लेकिन लेवी में कवर नहीं है। तो अब क्या हो गया, एक जो बहुत स्ट्रांग हमारा इंटरप्रिटेशन डेवलप हो गया है कि शेड्यूल 2 जब लेवी में कवर ही नहीं है तो पहले उनको लेवी से गुजरना होगा, अगर लेवी में आएगा तो ये एंट्री आएगी। तो लेवी क्या बोलता है, सप्लाई करना, जब कुछ सप्लाई नहीं हो रही है तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। तो हेंस इस पे आगे जाकर ये इश्यूज आने वाले हैं कि शेड्यूल 2 जो ट्रांजैक्शंस है, जो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन ऑफ जो मैंने बताया है, इस पे भी शायद जीएसटी नहीं लगेंगे, बिकॉज इट इज ओनली अ क्लासिफिकेशन शेड्यूल। ये क्लासिफिकेशन शेड्यूल क्यों बनाया है, क्योंकि पहले बहुत कंफ्यूजन था। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल लेट अस से software, is it a goods or is it a service? Is software a goods or is software a service? Please answer in the chat box. सर्विस। काफी लोग बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर तो सर्विस है। अरे लेकिन हम तो प्रॉपर सीडी में पैक करके सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं ना, मटेरियल दे रहे हैं आपको, प्रॉपर सीडी में पैक करके दे रहे हैं। हाउ इट इज अ सर्विस? तो डिपेंड करता है, काफी सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, कैन सॉफ्टवेयर होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड यूजर लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उला लाइसेंसेस जिसको बोलते हैं। यस तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्जांपल था तो बहुत बड़ा लिटिगेशन था इसके ऊपर, तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये बार क्या किया, बोल दिया सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस। तो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, तो इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? रेस्टोरेंट में, यू गो टू रेस्टोरेंट, यू हैव अ प्रॉपर फूड, इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस? तो अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द अर्स्टवाइल रेजिम, तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि इट इज अ सर्विस। तो जो शेड्यूल 2 की जो रिलेवेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, ये इतनी ही है। तो इसमें आपको बताया गया है कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, आप एक बार शेड्यूल 2 अगर खुद रन थ्रू कर लोगे तो आपको उसमें और पता चलेंगे, और जो सिनेरियोज या ट्रांजैक्शंस उन्होंने कवर किए हैं उसमें। शेड्यूल 3 एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है शेड्यूल 3? बिकॉज शेड्यूल 3 ऐसे ट्रांजैक्शंस है विच इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। उन्होंने क्या बोला है, शेड्यूल 3 में जो भी रहेगा वो ना तो गुड्स है ना सर्विस है, यानी इसका मतलब तो सप्लाई सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। अभी आपने देखा सप्लाई की डेफिनेशन कितनी वाइड है, आपने देखा कि प्रोफेशन अगर कोई करता है तो भी बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाता है, आपने देखा है कंसिडरेशन है तो भी बिजनेस के, तो उसका मतलब इतना वाइड है सप्लाई का डेफिनेशन। अगर कोई एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर के पास जाकर काम करता है और लेट से उसकी सैलरी अगर 20 लाख के ऊपर है, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के ऊपर जीएसटी का बिल रेस करना चाहिए, है कि नहीं? बिकॉज वो तो सप्लाई है और वो तो प्रॉपर प्रोफेशन में है और कंसिडरेशन भी मिल रहा है और कुछ काम कर रहा है इसीलिए कंसिडरेशन मिल रहा है। तो इसीलिए बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ट्रांजैक्शंस को इन लोग को जीएसटी से बाहर रखना था, इसीलिए जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विस देगा वो जीएसटी से बाहर है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस देता है उस पे जीएसटी का क्या होगा वो हम थोड़ा बाद में समझेंगे जब हम रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन व्हेन वी लुक एट। तो नेक्स्ट है सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, एमपी, एमएलए, मेंबर्स ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज। तो इनकी जो सर्विसेज है विच आर मोर फॉर द सोवरेन फंक्शंस, विच आर मोर फॉर द गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो इनको करनी होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिजाइंड है, तो उस पर उन्होंने बोला है कि जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, उन्होंने बताया कि सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम और मॉर्चुअरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, तो इसके रिलेटेड जो जो सर्विसेज रहेगी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गई मुक्ति, मुक्ति फ्रॉम बोथ लाइफ एंड ऑल्सो फ्रॉम
जीएसटी। तो फ्यूनरल बरियल ये ट्रांजैक्शन आई थिंक ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इन्होंने इसको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है सेल ऑफ लैंड। जो आप लैंड सेल करते हो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर सेल ऑफ लैंड को क्यों जीएसटी के बाहर रखा है? इस पे अगेन बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था जब जीएसटी बन रहा था कि भाई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को भी आप जीएसटी में रखो। लेकिन कैसा है अपने कंट्री में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन एक तो बहुत बड़ी लॉबी है और एक जो वे में गवर्न होते हैं रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन उनमें आज की डेट में स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अगर आप लैंड कुछ बेचते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो जो वे में उनकी जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस और जो सभी चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज गवर्न्ड बाय अ सेपरेट एंट्री। सेल ऑफ लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न्ड बाय अ सेपरेट एंट्री जहां पर उन्होंने टैक्सेशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स को अलग रखा है। तो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वो आउटसाइड है इसीलिए वो आज तक लैंड ट्रांजैक्शंस को जीएसटी में नहीं ला पाए हैं। और इवन टुडे अगर कोई लैंड सेल करता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। करेक्ट। नाउ इसमें कुछ लिटिगेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑफ लैंड। स्पेशली बिल्डर्स के केस में ऐसा होता है जहां पर डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर होती है। लैंड ट्रांसफर नहीं होता है बट लैंड की डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर होती है। ये डेवलपमेंट राइट्स सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए मुझे आधा घंटा लग जाएगा और ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट टू समराइज डेवलपमेंट राइट्स में क्या होता है कि लैंड का टाइटल जो है आज ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ राइट्स होती है ट्रांसफर जहां पर आप यूज कर सकते हो लैंड को। बट इवेंचुअली लैंड का टाइटल भी ट्रांसफर हो जाता है। मेरे हिसाब से डेवलपमेंट राइट्स जब एज सेल ऑफ लैंड इट इज एज गुड एज सेल ऑफ लैंड और उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। But there are a lot of judgments by Bombay High Court and other judgments to substantiate this point. But ये बहुत in-depth understanding में हमको जाना पड़ेगा। तो I will restrict my discussion right now that sale of land is not liable to GST. फिर बोलता है subject to clause 5B of paragraph 5 of clause B schedule to sale of building। तो sale of building पे भी GST नहीं लगता है। अगर समझ लीजिए कोई पूरी रेडीमेड बनी बनाई बिल्डिंग है जिसपे पूरा completion certificate म्युनिसिपैलिटी का कंप्लीशन और सब आ गया है तो उस पे जीएसटी अगर आप सेल करते हैं तो बिल्डिंग पर भी जीएसटी नहीं लगता है अगर बिल्डिंग सेल होती है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है अगर समझ लीजिए फिर आप बोलते हो सर हम लोग जो फ्लैट खरीदने जाते हैं तब तो हम जीएसटी भरते हैं, फ्लैट जब हम खरीदते हैं तो फिर उस पर कैसे जीएसटी लग रहा है? तो उन्होंने क्या बोला है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो म्युनिसिपैलिटी से मिलता है उसके पहले जो भी आप बेचोगे तो उस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया और उसके बाद में आपने अगर कुछ बेचा जिसके लिए आपको पैसा मिला बाद में तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो ऐसे इन्होंने इसका बाइफर्केशन किया है जस्ट टू मेक श्योर कि उनको बिल्डर्स को टैक्स करना था जीएसटी। तो सेल ऑफ बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं लगता है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है उस पर जीएसटी लगता है। इतना हम फॉर द टाइम बीइंग समझ लेते हैं। नेक्स्ट MIDC का जो लैंड ट्रांसफर होता है फॉर द लीज पीरियड एंड ऑल दिस थिंग आई थिंक उसमें भी दो आइटम्स है। एक होते हैं लॉन्ग टर्म लीज। तो लॉन्ग टर्म लीज के लिए काफी सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं सेपरेटली फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, वहां पर एग्जेम्पशन है। और इन जनरल अगर है वो एग्जेम्पशन में अगर नहीं बैठते हैं तो MIDC का लैंड अगर आप लीज पे देते हैं तो उस पर जीएसटी आता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 99 ईयर्स से ऊपर वाली लीज है तो मेरे हिसाब से इट इज एज गुड एज सेल ऑफ लैंड और उस पर जीएसटी नहीं आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है एक्शनेबल क्लेम्स। अभी एक्शनेबल क्लेम्स जो है इट इज लाइक अगर आपकी कोई एक पर्टिकुलर क्लेम के ऊपर अगर कोई राइट है तो उस राइट या वो क्लेम के ऊपर जीएसटी। मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ एक्शनेबल क्लेम के लिए। इंश्योरेंस क्लेम, लेट अस से अगर आपने किसी चीज का इंश्योरेंस बनाया और लेट से आपने आपकी कोई फैक्ट्री का इंश्योरेंस है और वो फैक्ट्री में समझ लो कुछ एरिया में अगर फायर लग गया और कुछ गुड्स डैमेज हो गए और उससे आपको इंश्योरेंस से पैसा आ रहा है, यानी आपको कुछ क्लेम आ रहा है इंश्योरेंस से, तो आप थोड़ी ना ऐसे बोलोगे कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस सप्लाई की और हमने सर्विस दी इंश्योरेंस तो इसलिए हमको पैसा दे रहे हैं। नो,
इधर कोई सर्विस सप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि आपका डैमेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था आपको क्लेम मिल रहा है, तो एक्शनेबल क्लेम है। तो एक्शनेबल क्लेम्स को उन्होंने स्पेसिफिकली जीएसटी से बाहर रखा है। एक्शनेबल क्लेम्स में काफी सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर बोला गया है कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये भी एक्शनेबल क्लेम्स है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू टैक्स लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, और लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग में गवर्नमेंट जो आप पैकेट के लिए जो पैसा देते हो उस पर भी टैक्स कर रहे हो, जो आपको प्राइज मनी मिलता है उस पर भी टैक्स करती है। तो इस पे एक बहुत बड़ा लिटिगेशन है कि जो प्राइज मनी मिलता है उस पर कैसे जीएसटी आ सकता है, बट वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी। बट दोनों चीज पे गवर्नमेंट टैक्स कर रही है, तो उन्होंने इसीलिए लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को बाहर रखा, यानी कि उस पर जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट जो 3 एंट्रीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट द गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अभी एक ट्रांजैक्शन आप समझिए, मिस्टर ए इंडिया में है और मिस्टर बी भी इंडिया में है, लेकिन जो गुड्स मिस्टर ए मिस्टर बी को बेच रहे हैं वो गुड्स है साउथ अफ्रीका में। पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। मिस्टर ए इज इन इंडिया, मिस्टर बी इज इन इंडिया, बट द गुड्स which Mr. A is selling to Mr. B, it is lying in South Africa. My question is whether this will be liable to GST. It will not be liable to GST because of Schedule 3. Schedule 3 में क्या बोलता है, अगर आपने कुछ गुड्स बेचे हैं without that goods first coming into the taxable territory, इंडिया में एंटर ही नहीं हुए हैं वो गुड्स, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली हाई सी सेल बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन होता है, जहां पर लेटेस्ट से यूरोप से मटेरियल निकला है इंडिया आने के लिए, और जो मटेरियल ऑन द वे है, मटेरियल इज ऑन द वे, और जब मटेरियल इंडिया एंटर नहीं हुआ लेकिन ऑन द वे है, सीज में, हाई सी में मटेरियल फ्लोट हो रहा है, मटेरियल इज मूविंग ऑन द हाई सीज, एंड जब ये सेल ट्रांजैक्शन इंडिया में हुई, जिस दिन हुई उस दिन मटेरियल इंडिया में नहीं था, तो उसको बोलते हैं हाई सी सेल, और हाई सी सेल के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली वेयरहाउसिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, इंडिया में कुछ वेयरहाउसेस होते हैं जो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउसेस होते हैं, जो कि जिसको एज गुड एज इंडिया के बाहर माना जाता है। तो अगर वेयरहाउसिंग में कुछ मटेरियल रखा हुआ है जो कि इंपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक इंडिया में, हालांकि वो ऐसे इंडिया में है लेकिन उसको कस्टम्स लॉ में इंपोर्ट नहीं माना जाता है, तो बिकॉज जब तक वो आप वेयर हाउस से नहीं निकालो, वो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं, SEZ हो गए, ऐसे कुछ जो पॉकेट्स है, तो वहां पर अगर गुड्स है तो उधर जब गुड्स रहते हो तब आप सेल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगे। तो ये 3 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस शेड्यूल 3, कि ये पूरे ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी नहीं लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है पूरा। अगर आप समझ लीजिए, आप बोलोगे कि अरे सर मैंने जो बेचा उस पर तो जीएसटी लगाया नहीं, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या? यस मिलेगा। अगर वो शेड्यूल 3 वाला आइटम है तो 100% आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। वेयर हाउस से बाहर आने के बाद में जब ट्रांजैक्शन होती है तो बिल्कुल जीएसटी लगेगा। ओके, आई थिंक हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है टू कवर। आई एम ट्राइंग टू गो लिटिल फास्ट, बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से अभी आपको बता देता हूँ, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। नाउ let us say when I am selling a mobile, let's say when I am selling a mobile phone again, तो when I am selling a mobile phone, तो मोबाइल फोन के साथ तो मैं चार्जर भी बेच रहा हूँ, और मोबाइल फोन के साथ तो let us say I am also giving a back cover, assume, तो assume के चार्जर के ऊपर जीएसटी का रेट और जीएसटी का टैरिफ कोड सब अलग है और मोबाइल फोन पर अलग है, तो इसको आप क्या बोलोगे? 2 अलग अलग सेल बताओगे या फिर एक ही सेल बताओगे? लेट्स से आपने मोबाइल फोन खरीदा, तो उसमें दिया आपको चार्जर दिया, मोबाइल फोन दिया और आपको ईयरफोन्स दिया, 3 चीज दिया आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। अज्यूम फॉर एग्जांपल कि मोबाइल फोन के ऊपर जीएसटी रेट है 28%, चार्जर के ऊपर है 18% और ईयरफोन्स के ऊपर है 18%। तो इसको आप क्या बोलोगे? मोबाइल फोन बेचा बोलोगे या फिर 3 अलग अलग रेट लगाओगे? एक ही सेल बोलोगे या 3 अलग अलग सेल बोलोगे आप इसको?
तो काफी लोग बोल रहे हैं इसको एक ही सेल बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये हो गया एक कंपोजिट सप्लाई, ये हो गई एक कंपोजिट सप्लाई। यानी कंपोजिट सप्लाई का प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप दो सप्लाईज को बंडल कर देते हो, जब आप दो सप्लाईज को बंडल कर देते हो और साथ में एज अ पैकेज आप सप्लाई करते हो in conjunction with each other, then it becomes a composite supply and उस पे आपको जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट एप्लीकेबल होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई। तो इस ट्रांजैक्शन में व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज मोबाइल फोन। कोई भी चार्जर लेने के लिए मोबाइल नहीं खरीदेगा, कोई भी ईयरफोन लेने के लिए मोबाइल नहीं खरीदेगा, मोबाइल लेगा साथ में ये दो चीजें मिली है। तो जब आप कंपोजिट ट्रांजैक्शन करते हो तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से जीएसटी लगेगा। अभी इसमें क्या होता है ना, कभी कभी डाउट आता है कि ये प्रिंसिपल सप्लाई कैसे डिटरमाइन करें। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से आपने मोबाइल रिपेयर के लिए दिया और मोबाइल में कुछ खराबी हुई तो आपने रिपेयर के लिए दिया, और जब रिपेयर करता है तो वो क्या बोलता है कि आपकी जो मोबाइल की डिस्प्ले है वो खराब हो गई, ठीक है ना। तो डिस्प्ले का लगेगा 5,000 रुपया और मेरे सर्विस चार्जेस रहेंगे 1,000 रुपये। अभी समझ लीजिए जो डिस्प्ले है उस पर जीएसटी का रेट है 28% और जो सर्विस चार्जेस है उस पर जीएसटी का रेट है 18%। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? डिस्प्ले जो बेचा है वो प्रिंसिपल सप्लाई है या फिर जो सर्विस जो दी है वो प्रिंसिपल सप्लाई है? काफी लोग बोल रहे हैं रिपेयर सर्विस इज द प्रिंसिपल सप्लाई। करेक्ट। तो अभी इसमें कैसा है, ये जो रिपेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन माय व्यू आई फील दैट रिपेयरिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई, बिकॉज मैं किस चीज के लिए गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोबाइल रिपेयर होकर मुझे चाहिए। आप डिस्प्ले डालो, आप क्या डालो, आई डोंट केयर, आई वांट अ रिपेयर्ड मोबाइल। तो रिपेयरिंग इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। हालांकि डिस्प्ले पे जीएसटी का रेट 28% है, लेकिन रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट ऑफ टैक्स लगेगा। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है इसमें? प्रिंसिपल सप्लाई है रिपेयरिंग सर्विस। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर भी जो चीजें बंडल्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वहां पर हमको देखना पड़ता है कि ये बंडल्ड ट्रांजैक्शन में जो मेन सप्लाई है वो क्या है, और जो मेन सप्लाई है उसका जीएसटी का रेट लगता है। इसको बोलते हैं हम कंपोजिट सप्लाई। अभी कंपोजिट सप्लाई में और काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मुझे आज की डेट में पूछो तो ये जो मोबाइल और का रिपेयरिंग का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो उस पे आज की डेट में क्या कर रही है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री आपको क्या लगता है 18% जीएसटी लगा रही है? नहीं, इंडस्ट्री इज चार्जिंग 28% ऑन डिस्प्ले एंड 18% ऑन मोबाइल रिपेयर, अलग अलग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम अगर 18% लगाएंगे, कल के दिन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं ये तो कंपोजिट नहीं है, इस पे आप अलग अलग भरो, तो हम थोड़ी ना फिर कस्टमर को ढूंढ के उससे बैलेंस 10% जीएसटी कलेक्ट कर पाएंगे। तो टू अवॉइड एनी रिस्क वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अगर आपने अगर अपनी गाड़ी कभी सर्विसिंग के लिए दी है तो देखना आप जो आपको बिल देता है ना सर्विस सेंटर, आइडियली स्पीकिंग उस पर 18% जीएसटी लगना चाहिए एज अ रिपेयर सर्विस। बट वो क्या करते हैं, आपके जो जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उसको अलग करते हैं, उस पर 28% जीएसटी लगाते हैं, और आपकी जितनी भी सर्विसेज है उसको अलग करते हैं और उसको 18% जीएसटी लगाते हैं। Now this is legally not correct. This is legally not correct, but this is a practical approach. प्रांजलि ने बोला है practical approach. बहुत बार क्या होता है, जीएसटी लॉ हम लोग लीगल के एंगल से तो सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो मैं 18% लगा दूंगा, आज के 5 साल बाद गवर्नमेंट आके बोलेगी नहीं ये तो कंपोजिट नहीं है, ये है वो है, इंटरप्रिटेशन, ये जजमेंट वो जजमेंट, और इस पे तो 28% भरो, तो मैं थोड़ी ना कस्टमर से जाकर 10% ले पाऊंगा जीएसटी। तो इसीलिए बिजनेसमैन काफी लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं, नहीं चलो इस पे 28 भरो, हमको रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है ना। बट ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें क्या होता है, बंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली बंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिए आप, नेचुरली बंडल। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से आप होटल में जाते हो, आपने अकोमोडेशन बुक किया होटल का, होटल के अकोमोडेशन के साथ में आपने आपको मिली भाई लॉन्ड्री सर्विस है, फिर आपको रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, लॉन्ड्री सर्विस है, फिर आपके एयरपोर्ट से ट्रांसफर ट्रैवल का चार्जेस उन्होंने होटल वाले देते हैं आपको, और काफी सारी सर्विसेज
कनेक्टेड सर्विसेज होटल वाले आपको देते हैं। तो माय क्वेश्चन इज, ये जो लॉन्ड्री सर्विस है, ये जो एयरपोर्ट से जो ट्रैवल करने की जो सर्विस होटल आपको दे रही है, ये सबके अलग अलग चार्जेस है। होटल अलग अलग चार्ज करती है। अकोमोडेशन का 5,000 रुपया, अगर लॉन्ड्री आपको चाहिए तो 500 रुपया, अगर आपको होटल से ट्रांसफर चाहिए तो 800 रुपया, अगर आपको लंच करना है तो 1,000 रुपया, डिनर करना है तो 2,000 रुपया। ऐसे पूरा पैकेज है होटल का, अलग अलग, सबके अपने अपने रेट्स है। अब मुझे बताइए, कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, क्या है या सेपरेट है? ये जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी बताया आपको, is it a composite supply or mixed supply or is it a separate supply? Mixed supply कैसे हुआ? Lot of people are saying mixed supply. Mixed supply कैसे हुआ? See, we need to understand. Please pay attention here. आपको देखना होता है कि मिक्स सप्लाई के लिए भी बंडलिंग होनी चाहिए। सिंगल प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स सप्लाई में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सिंगल प्राइस होता है। सभी पैकेज का 10,000 रुपया, तो वहां पर एक सिंगल प्राइस यहाँ पर होता है। मैंने क्या बोला? सबके अलग अलग प्राइजेस दिए हैं। तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, प्लीज समझिए आप। कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है ये। कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं, आर्टिफिशियल बंडल नहीं है। इट इज अ वेरी मच नेचुरल है, काफी बिजनेसेस में ऐसा होता है। बट ये कॉम्पोजिट इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको चॉइस दी गई है। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे अगर लॉन्ड्री नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगा, मुझे अगर एयरपोर्ट ट्रांसफर नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगा, मुझे डिनर नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगा। तो जहां पर कस्टमर को चॉइस मिलती है तो इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बंडल करना। इन्होंने बंडल किया ही नहीं, इन्होंने तो चॉइस दी। तो जहां पर चॉइस है कस्टमर के पास में, इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, इट इज अ सेपरेट सप्लाई। तो अकोमोडेशन पे 5% जीएसटी भर दो, लॉन्ड्री पे 18% भर दो, एयरपोर्ट ट्रांसफर पे 5 भर दो, डिनर पे 5 भर दो, लंच पे 5 भर दो जीएसटी। ठीक है ना? और हर एक ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन आपको देखना होता है। ऐसा कोई, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल सप्लाई वंस अगेन, एंड देन हम देखते हैं। लेट अस से एक एग्जांपल ऐसा है कि अगर समझ लीजिए आपने होटल में अकोमोडेशन बुक किया और आपके साथ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री जिसका सेपरेटली कोई चार्जेस नहीं है, तो ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो अकोमोडेशन है, और ब्रेकफास्ट का अलग से फिर आप जीएसटी नहीं भरोगे, है ना? जो बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई इज द अकोमोडेशन सर्विस। एग्जैक्टली रिवर्स ट्रांजैक्शन। लेट अस से कोई न्यू ईयर पार्टी है, और न्यू ईयर पार्टी में अगर एंट्री के लिए 10,000 रुपए चार्ज कर दिए फॉर एंट्री, और फिर बिकॉज ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, और इसलिए एक अकोमोडेशन का फैसिलिटी भी देते हैं कि आप अकोमोडेशन भी कर लीजिए। तो वहां पर खाना पीना सब अकोमोडेशन की फैसिलिटी थी। तो यहाँ पर कोई अकोमोडेशन के लिए नहीं आता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई हियर? हियर द प्रिंसिपल सप्लाई इज एंटरिंग द पार्टी। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हर एक ट्रांजैक्शन में अपने को समझना होता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज ancillary, whether it is bundled, whether it is unbundled, whether it is naturally bundled। अगर समझ लो मैं बोलता हूँ कि आप मोबाइल लीजिए, मैं आपको ज्वेलरी साथ में दूंगा, आप 3% जीएसटी भरिए, इसमें ज्वेलरी प्रिंसिपल सप्लाई है, तो ये नेचुरल बंडल नहीं है। बिकॉज जनरली मोबाइल के साथ में ज्वेलरी ऐसे कौन देता है? तो आर्टिफिशियल बंडल अगर आप करोगे जस्ट आपको रेट ऑफ करने के लिए, तो वो भी गलत है। आर्टिफिशियल बंडल नहीं होना चाहिए, नेचुरल बंडल होना चाहिए। नेचुरल बंडल का मतलब क्या होता है? कॉमनली बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, कॉमनली बिजनेस में ऐसे नेचुरल बंडलिंग होती है, तो उनको नेचुरली बंडलिंग हम लोग बताते हैं। तो अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपने को समझना होगा, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होती है? जहां पर बंडलिंग तो उन्होंने की है और सिंगल प्राइस है, और जहां पर आप किसी भी चीज को नहीं बता सकते हो कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, जहां पर आप किसी भी चीज को नहीं बता सकते हो कि व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई, देन इट विल गो इन द एम्बिट ऑफ मिक्स सप्लाई। फॉर एग्जांपल, लेट अस से अगर आपको ड्राई फ्रूट का बॉक्स है, और ड्राई फ्रूट का बॉक्स दिया जिसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स है, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, और पूरा पैक करके एक दिवाली गिफ्ट बॉक्स बना दिया। अज्यूम के काजू के ऊपर जीएसटी का रेट है 18%, बाकी सबके ऊपर है 5%। तो इधर गवर्नमेंट क्या बोलती है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच इज प्रिंसिपल। ऐसे मुश्किल है ना बोलना कि नहीं पिस्ता मेन है या काजू मेन है या बादाम मेन है। तो उसको गवर्नमेंट बोलते हैं जहां पर आप प्रिंसिपल सप्लाई को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो वो मिक्स सप्लाई बन जाएंगे। और मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट जीएसटी रेट है, जो हाईएस्ट जीएसटी रेट है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, यानी कि 18%।
अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा है कि बुक्स के साथ में पेन पेंसिल बुकमार्क सबका पूरा अगर हमने पैकेज बना दिया, तो हमको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये मिक्स में जाएगा ना, आप इसको कैसे बाइफरकेट करोगे, पेन इंपॉर्टेंट है या बुक इंपॉर्टेंट नहीं है या बुक मार्क इंपॉर्टेंट। तो ये चीज ऐसी है जहां पर हम जनरलाइज आंसर्स नहीं दे पाएंगे। हर एक ट्रांजैक्शन समझना होता है, क्लाइंट का एग्रीमेंट पढ़ना होता है, आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि पहली बात तो ये बंडल है क्या, दूसरी बात ये नेचुरल बंडल है क्या, और तीसरी बात अगर ये बंडल है और नेचुरल बंडल है तो फिर प्रिंसिपल क्या है, अगर प्रिंसिपल कुछ नहीं है तो फिर ये मिक्स में जाएगा क्या, नहीं तो मिक्स में नहीं जाएगा तो ये पूरी सेपरेट सर्विसेज के साथ रेट। ईच क्लाइंट का एग्रीमेंट और फैक्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और यहाँ पर काफी सारी टैक्स प्लानिंग आप क्लाइंट के लिए कर सकते हो। जैसे एक हमारे क्लाइंट थे जो कोचिंग क्लासेस लेते थे और साथ में बुक्स देते थे, तो उसका उन्होंने पैकेज बना दिया कि भाई 10,000 आप दे दो, 10,000 में हम आपको कोचिंग क्लास भी देंगे और साथ में बुक्स भी देंगे। तो हमने उनको बोला कि आप बुक्स पे तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, तो आप पैकेज में क्यों बेचो, आप पैकेज में मत बेचो, आप बोलो 6,000 कोचिंग क्लासेस और 4,000 की बुक्स, तो फिर 4,000 की बुक्स पर उनका जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया। तो ऐसे तुम टैक्स प्लानिंग, हम ट्रांजैक्शंस को अनबंडल कर सकते हैं, बंडल कर सकते हैं। तो ये काफी सारी इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग इन द जीएसटी लॉ। तो जैसे मैंने बता दिया है कि मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है और कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ई कॉमर्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेट से आप अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सेल करते हो तो इस पे जीएसटी कौन भरता है, जो सेलर है वही जीएसटी भरता है, अमेजोन नहीं भरता है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस है जहां पर जो एग्रीगेटर है वो डायरेक्टली जीएसटी भरता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर कैब, रेडियो टैक्सी, जैसे फॉर एग्जांपल उबर, अगर आप उबर से ट्रांजैक्शन करते हो तो ड्राइवर को जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ड्राइवर की इनकम 20 लाख से ऊपर है, लेकिन ड्राइवर को जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है उबर में, उबर खुद जीएसटी कलेक्ट करके पे करेगा। तो ऐसे इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस में जो छोटे छोटे प्लेयर्स है उनको बाहर करने के लिए उन्होंने ये ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लेवी लाई है, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि डायरेक्ट हम ई कॉमर्स ऑपरेटर से जीएसटी लेंगे, हम छोटे छोटे प्लेयर से जीएसटी नहीं लेंगे। तो जैसे अभी एक वेबसाइट है जुगाड़.com, जहां पर कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब। एक है वेबसाइट अर्बन कंपनी, जो आजकल काफी सारे ऐड होते हैं ना अर्बन, तो वहां पर जैसे आपके अगर हेयर ड्रेसर एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वहां पर उन्होंने क्या बोला है कि अगर वो प्लेटफॉर्म जो है, अगर वो प्लेटफॉर्म जीएसटी भरने के लिए रेडी है तो हम डायरेक्टली जीएसटी प्लेटफॉर्म से ले लेंगे और हम छोटे छोटे जो सप्लायर्स है उनसे जीएसटी नहीं लेंगे। बट ये सिर्फ ये लिमिटेड केसेस में है, जस्ट डायल और वो सब शायद नहीं आ पाएंगे इसमें। रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, अकोमोडेशन सर्विसेज और ये प्लम्बिंग कारपेंटरिंग सर्विसेज। अकोमोडेशन में इट इज पॉसिबल कि बहुत बार आप देखो शायद बिल मेक माई ट्रिप का आता है, होटल का बिल नहीं आता है, बिकॉज अगर उस केस में अगर मेक माई ट्रिप ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली जीएसटी भरेंगे तो फिर वैसे पॉसिबल है। लेकिन अगर होटल डिसाइड करता है कि हम डायरेक्टली जीएसटी भरेंगे तो वैसे भी पॉसिबल है, अगर होटल रजिस्टर करता है, जीएसटी पे करता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट नहीं आएगा, बिकॉज अमेजॉन फ्लिपकार्ट में ये सर्विसेज सप्लाई नहीं होते हैं, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन या फिर आपकी मोटर टैक्सी, रेडियो एंड ऑल दैट। ओके, कुछ इश्यूज है जीएसटी में, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से आज के डिस्कशन के जितने भी मेजर इश्यूज है वो मैंने कवर कर लिए हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर रखेंगे, बट एक ही इंपॉर्टेंट इश्यू में डिस्कशन करूंगा अभी आप लोगों के साथ में, वो है जो मैंने पार्क किया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन वाला जो ट्रांजैक्शन है। I think in 5 to 10 minutes I would like to close this discussion. We have extended our time limit. Actually, ये concept इतना wide है supply का, ये एक foundation, go a little bit more in depth. Now, please pay attention on this particular last concept that we are going to discuss today. It is the transaction where related parties transaction, or the transaction between distinct persons, where the government has told that GST will be applicable even if there is no consideration, यानी consideration अगर नहीं भी है तो भी हम GST लगाएंगे। तो जैसे अभी कुछ कंपनीज होती हैं जहां पर ग्रुप कंपनी है, समझ लो एबीसी ग्रुप। एबीसी ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज है उनके पास में। एक हो गई कंपनी जो टेक्सटाइल का काम करती है, एक कंपनी बिल्डर का काम करती है, एक कंपनी सिर्फ होल्डिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट देखती है, एक कंपनी में सिर्फ
लोन देते हैं वो। तो ऐसे काफी सारी कंपनीज है ग्रुप में। अभी ये एंट्री के चक्कर में एक इश्यू क्या हो गया, ये सभी रिलेटेड कंपनी से एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज ये पूरे एक ही ग्रुप के अंदर है। तो अब ये जो डेफिनेशन इन्होंने बोल दिया है कि भाई रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो हम जीएसटी लेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, इनका कॉमन सीएफओ होता है, कॉमन अकाउंट्स टीम होती है, कॉमन आईटी का एक कॉमन पर्सन होता है। जितनी भी टैली वैली या आईटी सर्विसेज कॉमनली एक कंपनी में लेते हैं और दूसरी कंपनी से कुछ पैसा नहीं लेते हैं। और जो बिल्डिंग होती है वो कॉमन बिल्डिंग होती है, तो उसका एक कंपनी रेंट देती है, बाकी कंपनी कुछ रेंट वेंट देती नहीं है उसका। तो अब ये एंट्री से एक इश्यू क्या हो गया है कि जितने भी ये कॉमन सर्विसेज जो दूसरी कंपनी ये मेन कंपनी से ले रही है, इसके लिए मेन कंपनी को दूसरी कंपनी पे इनवॉइस रेस करना होगा जीएसटी का। हालांकि कोई दूसरी कंपनी से पैसा नहीं ले रहे हैं ये लोग, पैसा नहीं भी लो, क्योंकि ये कॉमन सर्विसेज ये सभी कंपनीज यूज कर रही है। तो जो मेन कंपनी ग्रुप कंपनी जो ये कॉस्ट ले रही है बिल्डिंग का, टेलीफोन का, इंटरनेट का, सॉफ्टवेयर का, सीएफओ का, तो इस पे उनको एक बिल रेस करना चाहिए और जीएसटी चार्ज करके कलेक्ट करना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट मेरा ये बोलना है कि जो सीएफओ की सर्विस हो गई या फिर जो सैलरी एम्प्लॉइज, जो कॉमन एम्प्लॉइज भी होते हैं बहुत बार, तो कि भाई एक कोई एम्प्लॉइज है जो कॉमन ये कंपनी में रोल्ड है बट ये सब कंपनीज के लिए भी काम करते हैं। मेरे हिसाब से जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो सैलरी कॉस्ट है, उसको क्रॉस चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बाकी जो सर्विसेज है जो कॉमनली जा रही है उस पर जीएसटी आएगा और एक क्रॉस चार्ज का बिल रेस करना चाहिए। 90% नॉन कंप्लायंस है, 90% नॉन कंप्लायंस। आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि सर आपकी ये रिलेटेड कंपनीज है, आप ये कॉमन सर्विसेज इनको दे रहे हो, तो आप इस पे जीएसटी क्यों नहीं भर रहे हो? सप्लाई की डेफिनेशन तो बहुत वाइड है और कंसीडरेशन तो चाहिए नहीं, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही है ये ट्रांजैक्शन, और तो इस पे जीएसटी आना चाहिए। तो ऐसी जितनी भी कॉमन सर्विसेज है ग्रुप कंपनी में जो ट्रांजैक्शन होती हैं स्पेशली, तो वहां पर ये एंगल से आप एक बार चेक कर लेना। दूसरा है डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, जहां पर लेट से महाराष्ट्र में हेड ऑफिस है और गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु में फैक्ट्री है। पर क्या होता है कि काफी सारी कॉमन सर्विसेज हेड ऑफिस में लेते हैं, ऑडिटर की सर्विस, आईटी वाली सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस, एचआर जो कॉमन है। हालांकि ये सर्विस का यूज सबको मिलता है, तमिलनाडु को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा और गुजरात को भी मिलेगा, लेकिन ये कॉमनली इसका कॉस्ट या बर्डन कौन ले रहा है? हेड ऑफिस ले रही है जो महाराष्ट्र में। अब मैंने आपको बोल दिया था कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एंड तमिलनाडु आर ऑल डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सभी डिस्टिंक्ट पर्सन है। ऑब्वियसली जब मेरी खुद की कंपनी है तो मैं थोड़ी ना चार्ज करूंगा महाराष्ट्र से हरियाणा के, नहीं चलो जीएसटी लगाएंगे हम आपको, नहीं लगाएंगे, राइट? बट इट्स अ सर्विस। तो इधर भी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जहां पर एक ही कंपनी के मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और कुछ सर्विस एक रजिस्ट्रेशन दूसरे रजिस्ट्रेशन को अगर कुछ सर्विस दे रहा है, हालांकि उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, उस पे भी जीएसटी आएगा। अभी इधर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि अगर कोई पैसा नहीं ले रहा तो आप अगर बैलेंस शीट खोल के देखोगे, आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये। आपको जाकर क्लाइंट से बात करनी होगी, आपको क्लाइंट का बिजनेस समझना होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जीएसटी में अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको समझना होगा क्लाइंट। अगर आपने बिजनेस नहीं समझा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड जीएसटी। तो जब आप सप्लाई कर रहे हो कुछ सर्विस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जो डिस्टिंक्ट पर्सन्स है, तो उस पे आपको जीएसटी का बिल रेस करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस रेस कर जीएसटी लगाना पड़ेगा। जहां पर भी आपके क्लाइंट्स है जिनके मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आप प्लीज चेक कीजिए इस पे जीएसटी पे हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये बहुत बड़ा लिटिगेशन आगे जाकर होने वाला है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आईएसडी का भी तो कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से आईएसडी इज डिफरेंट और ये अलग है। आईएसडी कहां पर होता है, जहां पर कॉमन सर्विसेज एक जगह पर है और वो आगे सर्विसेज सिर्फ यूज हो रही है, कॉमनली यूज हो रही है। एक दो चीजें हैं, कहीं पर आईएसडी एंड क्रॉस चार्ज आर ऑल्टरनेटिव, यानी या तो आप आईएसडी ले लो या तो आप क्रॉस चार्ज ले लो। कहीं पर आपको सिर्फ क्रॉस चार्ज ही करना होगा, आईएसडी काम में नहीं आएगा, और कहीं पर आपको सिर्फ आईएसडी ही करना होगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इसका। जैसे मैंने आपको बोला आईटी, एचआर, ये वाली जो सर्विसेज है, तो ये कैसी सर्विसेज है, ये कॉमन सर्विसेज है, सभी के लिए कॉमनली यूज हो रही है।
एचओ में ये इनको यूज कर रहे हैं और आगे इनको सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हो गई कॉमन सर्विसेज। इसको आप या तो बिल से रूट कर सकते हैं, आप आईएसडी से भी कर सकते हैं। आईएसडी का आप रजिस्ट्रेशन ले लो और जितने भी इनपुट सर्विसेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेट मी टेल यू, आप गुड्स नहीं कर सकते, ओनली सर्विसेज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आईएसडी कौन सी होती है? जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, लेकिन जहां पर ब्रांच से हेड ऑफिस को सर्विसेज सप्लाई हो रही है, ब्रांच से हेड ऑफिस को सर्विसेज सप्लाई हो रही है, तो वहां पर आप आईएसडी यूज नहीं कर पाओगे। वहां पर आप आईएसडी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि उन्होंने क्या बोला, इट्स एन ऑफिस बट वेयर देयर इज अ ब्रांच, whether it is covered in the meaning of the term office, what is office is a question mark। मैंने कुछ ऐसे भी सिनेरियोस देखे हैं जहां पर क्लाइंट्स ने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए 7 से 8 आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले लिया, बोले हम हर एक आईएसडी ले लेंगे और हर एक दूसरे को कॉमन बिल कर रहे हैं। वो गलत है, 100% गलत है। लेकिन जहां पर एक्सप्रेसली कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, लेट अस से महाराष्ट्र स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए कुछ सर्विस दे रहा है, कॉमनली वो सर्विस नहीं ले रहा है सभी के लिए, लेकिन महाराष्ट्र स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए कुछ इंजीनियर्स या फिर कुछ टेक्निकल सर्विस थी जो लेनी थी, उनको ली और आगे उन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड की। तो ऐसे सिचुएशन में आईएसडी काम में नहीं आएगा। इट इज अ सर्विस दैट इज गेटिंग प्रोवाइडेड, क्रॉस चार्ज करना होगा आपको। तो एक जो इजी वे आउट है मेरे हिसाब से कि क्रॉस चार्ज अगर आप कर दो और अगर आपने टैक्स इनवॉइस रेस कर दिया तो कहीं ना कहीं हम आईएसडी के एम्बिट से बाहर आ जाते हैं। और जो टैक्स इनवॉइस है और जो क्रॉस चार्ज, जो जीएसटी लगाने की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है, आईएसडी मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू लुक एट रेजिंग अ टैक्स इनवॉइस एंड चार्जिंग जीएसटी rather than going for the ISD route, because ISD route थोड़ा litigated route हो सकता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी में, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी उन्होंने बोल दिया है कि रिलेटेड पार्टी हो गए। अब जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी हो गए हैं तो जो सर्विसेज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है उस पर तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैंटीन की सर्विस देता है और कुछ छोटी सी अमाउंट लेते हैं एम्प्लॉय से, कैंटीन की सर्विस देता है, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रैवल की सर्विस देता है, भाई घर से ऑफिस, ऑफिस से घर का ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, या फिर मोबाइल फोन देते हैं, इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, लैपटॉप देते हैं। तो ऐसी काफी सारी सर्विसेज होती है या गुड्स होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी अभी तो फिर इसको कैलकुलेट आप कैसे करोगे? तो अगर मैं जाऊं ऑफिस में तो जो टेबल है, जो चेयर है, जो लैपटॉप है, जो चार्जर है, जो एसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? कैसे इस पे जीएसटी आप लगाओगे? तो इसमें एक चीज हमने को ध्यान देनी होगी, जो कॉमन फैसिलिटीज है, जो कॉमन पर्क्स है, जो कि हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो कॉमनली सभी को ये फैसिलिटी तो मिलेगी। आप अगर एम्प्लॉय हो ये कंपनी के तो आपको सभी को ये फैसिलिटी कॉमन में मिलेगी। ये तो पर्क्स हो गए। तो पर्क्स है या जो कॉमन एस्पेक्ट है, इस पे जो है जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं हो रही है। कुछ इस पे गवर्नमेंट का एक सर्कुलर भी आया था, लेकिन ये शेड्यूल 1 वाली एंट्री कहाँ पर आएगी? जहां पर आप कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को सर्विसेज दे रहे हो जो कॉमन फैसिलिटी नहीं है सभी के लिए। तो बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर्स क्या बोलते हैं कि अगर आप घर से टिफिन लाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कैंटीन का टिफिन यूज करोगे तो आपसे हम 20% 30% कलेक्ट करेंगे और उस पर आपको चार्ज करेंगे। ऐसी वाली फैसिलिटी। या फिर समझ लो आप अगर खुद का ओन व्हीकल यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको कंपनी का ट्रांसपोर्ट चाहिए तो 20 या 30% हम आपसे रिकवर करेंगे। तो जहां पर भी रिकवरीज होती है, एम्प्लॉयर जहां एम्प्लॉय से रिकवरीज लेता है कुछ, तो जहां रिकवरीज होती है वो कॉमन फैसिलिटीज नहीं होती। तो रिकवरीज के केस में जीएसटी आने के चांसेस है, वहां पर जीएसटी लग सकता है। काफी सारी कंपनीज दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग जीएसटी। और इस पे वैल्यूएशन रिलेटेड एक पॉइंट समझना है कि जितनी अमाउंट आपने रिकवर की सिर्फ उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ओपन मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। यानी कि आपको जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से जीएसटी लगाना पड़ेगा। कैसे ओपन मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यूएशन के चैप्टर में हम समझेंगे, तो इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। बट एम्प्लॉयर जहां पर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी आ सकता है। बट इसमें एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट्स है जो पेनल्टी इन नेचर होती है।
जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एज ए पेनल्टीज लेते हैं, जैसे हो गई नोटिस पे रिकवरी, जैसे हो गई कुछ आईडी कार्ड घूम गया उसकी पेनल्टी, जैसे हो गई कुछ फाइन्स। तो फाइन्स, पेनल्टीज या नोटिस पे रिकवरीज, वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये स्पेसिफिकली एक एजुकेशन गाइड सर्विस टैक्स में आई थी, उस पर उन्होंने क्लैरिफाई किया था। नोटिस पे रिकवरी का कल कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। नोटिस पे रिकवरी के ऊपर आज की डेट में अपने पास 3 से 4 जजमेंट है। मद्रास ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, गुजरात का जजमेंट है कि इस पे जीएसटी नहीं आएगा नोटिस पे रिकवरी पर। एंड आई एम ऑल्सो ऑफ अ स्ट्रॉन्ग व्यू के नोटिस पे रिकवरी पर जीएसटी नहीं आना चाहिए। टाटा मोटर्स की एक एडवांस रूलिंग आई है जीएसटी रिजीम में। टाटा मोटर्स की एडवांस रूलिंग में तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि कैंटीन रिकवरी और ट्रांसपोर्टेशन रिकवरी पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है। अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। अगर वो मेरा एम्प्लॉय नहीं होता तो मैं क्यों उसको सर्विस ही नहीं देता था। वो बिकॉज वो मेरा एम्प्लॉय है इसलिए मैं सर्विस दे रहा हूँ, और जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहा है उसको वो सर्विसेज भी खत्म हो जा रही है। इट इज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, इट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, हेंस इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। अब ये एक पेंडोरा बॉक्स ऑफ लिटिगेशन खुलने वाला है कि टाटा मोटर्स की एडवांस रूलिंग के बाद में, कि भाई अब ये कैंटीन की जो रिकवरी है, ट्रांसपोर्ट की जो रिकवरी है, मोबाइल फोन की, इंटरनेट की, इस पे जीएसटी भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो ये सब लिटिगेटेड। जीएसटी लॉ इज वेरी न्यू। आप लोग सोचो यार ये क्या सर तो हमको क्लियर नहीं बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि इस पे लिटिगेशन। मैं क्या करूं जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा। जीएसटी लॉ इज न्यू, इट इज डेवलपिंग, इट इज लाइक अ स्मॉल बेबी, इट इज द 4 years old baby, it has to mature, it will take time to mature। अभी एक और नया डायमेंशन परसों आया है एक एडवांस रूलिंग में, जहां पर उन्होंने क्या बोल दिया, इंश्योरेंस की जो रिकवरी होती है वो तो प्योर एजेंट है, प्योर एजेंट रिकवरी है। हेंस आई एम नॉट डूइंग ऑन डायरेक्टली, आई एम डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। मैं तो सिर्फ एक बीच में फैसिलिटेटर हूँ, एम्प्लॉय। तो अगर मैं एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी और लेता हूँ और उसके लिए कुछ पैसा लेता हूँ, तो मैं थोड़ी ना एम्प्लॉय को इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर हूँ। ये प्योर एजेंट में आ गया ट्रांजैक्शन, और इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। वंडरफुल थियरी ना, वंडरफुल कॉन्सेप्ट, और ये बिल्कुल होगा। तो जितनी भी इंश्योरेंस रिकवरीज है उस पे जीएसटी नहीं आएगा, तो स्टॉप पेइंग इट। ये एडवांस रूलिंग है, बहुत ही सॉलिड एडवांस रूलिंग आई है कि इट इज जस्ट अ प्योर एजेंट कॉन्सेप्ट। अब जो क्वेश्चन आता है कि ये प्योर एजेंट कॉन्सेप्ट हम लोग कैंटीन रिकवरी, मोबाइल रिकवरी, टेलीफोन रिकवरी, इंटरनेट ट्रैवल रिकवरी पर भी लगा सकते हैं क्या? केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स हमको स्टडी करना होगा उसके लिए, ठीक है ना। तो ये काफी सारे डिस्प्यूट है। ये इतने डिस्प्यूट्स क्यों आए हैं? बिकॉज उन्होंने बोला रिलेटेड पार्टी, डिस्टिंक्ट पर्सन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजैक्शंस में जब कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी जीएसटी लगेगा, तब जाकर ये इतने सारे डिस्प्यूट्स, या फिर जो मैं बोलूं पेंडोरा बॉक्स ऑफ लिटिगेशन, एक इस पे कंप्लीटली क्रिएट हो गया है। तो आई थिंक ये सभी कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे आपको बताने थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आई कैन इजीली टेल यू कि सप्लाई एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। मे बी इस क्लास से शायद आपको एक बेसिक आइडिया और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की आई होप अंडरस्टैंड हुई है। बट यू नीड टू रियली ओपन द बुक and learn all these concepts in depth by your own self to really understand this in more detail. I am extremely sorry because I have extended the time limit जो मैंने दिया, especially I have taken the Sunday off your, so but then I thank you all for staying till the end and listening to the class. I hope this has added value to your understanding. Thanks a lot, Ravi Rajesh sir. bhai, over Yes, to you. yes, yeah. Thanks a lot, Ravi sir, Maybe we for can take one or two queries and then we can close. Elaborating very because important we have topic. already exceeded a lot of time. Hello, can you hear me? Yeah, Ravi sir, can you hear me? Hello. I really thank all of you. Hello, for attending. Rajesh bhai, you are there? Yeah, can you hear me? Hello. Okay, तो अगर किसी को कुछ queries है, I will take only 3 queries. If anybody have any queries, please put it on the chat box. I will take 3 queries and then we will close. Notice period recovery, what is your view? मैंने already बोल दिया notice period recovery मेरे हिसाब से तो GST नहीं लगना चाहिए notice period recovery पर. Vendor bill discounting,
वेंडर बिल डिस्काउंटिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रोसेसिंग फी है उस पर जीएसटी लगेगा, डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। रिफंड का अलग चैप्टर है, तो रिफंड की क्वेरीज आज हम नहीं लेते हैं। बार्टर पर दोनों जीएसटी पे करेंगे, यस, बोथ द सप्लायर एंड रिसिपिएंट विल चार्ज एंड पे जीएसटी ऑन द बार्टर। Can we decide principal supply on the basis of nature of business? Yes, nature of business for transaction की importance क्या है, case to case basis पर हमको जाकर principal supply determine करना होगा, correct? Nature of business is also one of the criteria to determine the principal supply. Donation given by corporate to public trust, GST on the name to be given on building, no, GST is not liable on the donation given. नाम भी अगर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस चार्ज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम्स अंडर जीएसटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों चार्ज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेरी। हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस पर जीएसटी लगता है, बट उस पर काफी सारा लिटिगेशन है, बिकॉज एक म्यूचुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट है जहां पर बोलते हैं कि ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। एंड कलकत्ता क्लब में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि सोसाइटीज के केस में मेंबर्स एंड सोसाइटीज आर वन एंड द सेम, और इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी के लिए भी अप्लाई होता है, बट अभी रिसेंटली उन्होंने बजट में उसको अमेंड किया। मेरे हिसाब से अमेंडमेंट के बाद भी वो कॉन्सेप्ट वीक है, और जहां पर सोसाइटी मेंबर्स के लिए काम करते हैं, मेंबर सोसाइटी के लिए काम करते हैं, क्लब मेंबर्स के लिए करते हैं, मेंबर्स क्लब के लिए करते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ऐसे केसेस में मेरे हिसाब से जीएसटी नहीं लगना चाहिए इवन आफ्टर द अमेंडमेंट। इस पे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलकत्ता क्लब, ठीक है। Business assets include current assets. Yes, it includes all type of assets, current assets, fixed assets, everything. But the question is whether it includes business expenses. Interest पर जीएसटी नहीं है, because separately exemption है, और separate exemption chapter में उसको हम cover करेंगे। तो okay, so I think with that we would like to conclude today's discussion. I would like to hand it over to Rajesh Bhai if he would like to just say I have anything to say, further, and then we can close the discussion. Rajesh Bhai, over to you. Friends, we have gone through the session levy and supply. I think Ravi sir has covered. I think there is some network problem with the Rajesh No, I am very system. So thank you all. I would like to thank again to the Gita Parivar for giving me this opportunity. As you all know, this series is on a daily basis. तो कल भी 9 o'clock से 10:30 ये हमारा कोर्स रहेगा। And my voice is clear. Only Ravi could not hear me. Thanks a lot to all of you, my friends, for patiently listening, and also thanks Ravi for nicely covering all the aspects of supply and levy. I already communicated this chapter is very vast and we can't cover in one session, but Ravi nicely covered with all the aspects. Thank you, friends. Thanks a lot. We will again see you tomorrow. If we have any question pending, we will cover at the last. Thank you, friends. yeah, thank you all.